बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, सर्दी ने हल्की सी जो है ना हवा ठंडी ठंडी जो है वो मीठी मीठी पकड़ ली है। इस वजह से आज ये खद्दर का सूट जो है मैंने पहना है। मेरा बहुत पुराना जोड़ा, अगर मैं याद करूँ तो मेरे ख़्याल से 5-6 साल पुराना जोड़ा होगा। मगर बहुत उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा दुबली होती थी तो मैं इसमें अच्छी तरीके से समा जाती थी। आज मुझे ये बहुत ज़्यादा फिटेड हो गया, इसलिए मैंने दुपट्टा इसको बड़े स्लीक स्टाइल से पहना है ताकि मैं अच्छी भी लगूँ और आपको ये जोड़ा अच्छा लगे। कलर देखें कितना डिफरेंट है। हम विंटर्स में बहुत ज़्यादा खट्टे कलर्स पहनना शुरू कर देते हैं, मतलब बहुत चीखता हुआ ऑरेंज, मैजेंटा और हल्के हरे कलर आपको बहुत देखने को मिलते हैं। इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना वो आंखों को एकदम से सर्दी में लगते हैं। पता नहीं क्यों डिज़ाइनर्स जो हैं वो मोस्टली कह रहे होते हैं विंटर्स में जो है नीले, इलेक्ट्रिक ब्लू ऐसे खिलते हुए आप कलर्स को पहने, मगर मुझे बड़े सेटल कलर अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ स्क्रीन के ऊपर भी वो जो चीख के नहीं निकल रहे हों और ऐसे भी आप किसी के सामने आए तो स्किन के कलर्स हो गए, पेस्टल कलर्स हो गए, न्यूड कलर्स हो गए। अगर कलर्स हैं तो उनमें कोई एम्ब्रॉयडरी का शेड दे दें, लिपस्टिक का शेड दे दें, कुछ ऐसे बैंगल्स या कोई इयररिंग्स या कोई ऐसे आप अपने प्लेजेंट कोई चीज़ कलर ऐड कर सकते हैं, सैंडल्स में दे दें। मगर मुझे लगता है सर्दियों में, विंटर्स में, क्योंकि खद्दर वैसे भी एक ऐसी मोटी चीज़ है, खद्दर हो गया और विंटर्स के जो मोटे कपड़े वाले कलर्स होते हैं, अगर आप ईस्टर्न कपड़ों की बात करें उसमें बहुत चीखते हुए रंग प्यारे नहीं लगते। तो थोड़े सेटल कलर्स में कोई एम्ब्रॉयडरी या कोई प्रिंट अच्छा लगता है। ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा। नाज़रीन, कल भी स्मोक की हालत ये थी कि कल हम पूरी दुनिया में स्मोक के मामले में सबसे ऊपर थे। परसों की जब मैं बात कर रही थी तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम नंबर 1 पे हैं लाहौर और दिल्ली जो है नंबर 2 पे है पूरी दुनिया में। और कल की सिचुएशन ये थी कि हमने तो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, इतना ज़्यादा आय हाय स्मोक था। तो यही हमारा सिलसिला चले जा रहा है। हमने अपना बड़ा ख्याल रखना है इन चीज़ों को लेके। अच्छा, ये जब तक सर्दियां हैं हमें ये इश्यूज़ आएंगे, मगर हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, आपको पता है कि हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे, हम चश्मे पहनेंगे, हम ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लासेस पहनेंगे तो हमारी थोड़ी सी बचत रहेगी। अच्छा, हमारे पास जो लोग आते हैं वो हमें बता भी रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं वो छुट्टियां कर रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, बच्चे ट्यूशन्स भी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को हम घर में कब तक कैद रखें। तो अब ये जो बच्चों के साथ एक्टिविटी है ना, ये आपने डिसाइड करनी है कि घर में आप कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे आप बच्चों को एंटरटेन भी कर सकें, बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड करें, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा होनी है। ये पूरा विंटर्स हमें नहीं पता कि कितनी छुट्टियाँ किस वक्त कैसे किन हालात में होनी है, क्योंकि स्मोक की वजह से किसी भी वक्त जो है आपको पता चल सकता है कि 3 दिन की छुट्टी है, फिर 4 दिन की छुट्टी है, उसके प्रेशर के हिसाब से। एनीवे, आज हम हमारे प्रोग्राम में बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, मगर उसमें सबसे पहले जो है तालीम और तरबियत पे हम बात करेंगे आज बच्चों के हिसाब से कि जो हम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को भेजते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, तो वहाँ पर ये जो डिजिटल तालीम है बच्चों को जो दी जा रही होती है, इसमें जो टीचर्स वगैरह आते हैं क्लासरूम में, एक लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं और अपना टाइम पीरियड और अपनी फ़ीस लेके तो साइड पे हो जाते हैं। मगर क्या डिजिटल तालीम के हिसाब से, ऑनलाइन लर्निंग के हिसाब से, ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से बच्चों के पास वो क्लास का जो लेक्चर है, इज़ दैट इनफ कि वो जब घर जाएं या फिर अपना लैपटॉप खोलें और अपने कंप्यूटर पे काम करें तो उसके बाद उनको वो सारी चीज़ें पैटर्न समझ आ रही हैं और वो उस चीज़ को फॉलो कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, डिजिटल दौर की तैयारी तो हमने करनी है और ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अगर हमारे टीचर्स हमें इस तरीके से प्रिपेयर कर देंगे तो उसके बाद हमारे लिए बहुत ईजी होगा कि हम ऑनलाइन स्टडीज़ को भी फॉलो कर सकेंगे। तो हमने किस तरीके से हमारे बच्चों को प्रिपेयर करना है, उस पर बात करने के लिए आज हमने जिनको दावत दी है वो है सबाहत रफ़ीक। एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं और बताएंगी भी बहुत अच्छे तरीके से आपको। तो आई वुड लाइक टू वेलकम यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। सीरियसली मुझे ज़रा सबसे पहले तो आप इलेबरेट कर दीजिएगा, ये जो डिजिटल दौर की तालीम है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये जो डिजिटल टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं तालीमी इदारों के लिए, ये मौजू हैं, ज़रूरी है? देखिए फ़िज़ा, ज़माना हर वक्त तब्दील होता रहता है और ये तालीम बतौर ख़ास एक ऐसी चीज़ है जो कि मुतकाज़ी है इस बात की कि हम इस दौड़ में बराबर रहें या आगे जाने का कोई रास्ता तलाश करें। तो जो आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं वो एक समझ लीजिए ब्रॉडर आप एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तालीम का तरीक़ा बहुत अरसे से तब्दील होता जा रहा है, बाकी दुनिया में है।
हम बदकिस्मती से अभी तक उलझे हुए हैं उसी कॉलोनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम से जिससे मुकाबले के इम्तहान की तैयारी की जाती है, या बच्चों को एफएससी या एफए के बाद छांटा जाता है कि वो कौन कौन से खांचे में फिट किए जाएंगे। Perfect. तो वो दौर अब बदल चुका है। ज़माने में जो जॉब्स अवेलेबल है वो भी बदल चुके हैं, वो जॉब्स किए कैसे जाते हैं वो भी बदल चुके हैं, उसके लिए किस किस्म की तालीम चाहिए वो भी बदल चुकी है। तो अब इसका इंतखाब कैसे किया जाए, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमने ये चूज़ करना है? देखिए, चॉइस जो है ना अब डिफरेंट हो गई है विद एआई एडवेंट। एक ज़माने में ये कहा जाता था कि पिछली सदी की तहकीक जो है वो इस सदी की कॉमन नॉलेज है या कॉमन सेंस है। अब दौर ऐसे आ चुका है कि हर दहाई में एवरी डेकेड नई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, यानी कि जब बच्चा तालीम शुरू करता है, बाय द टाइम वो ग्रेजुएट करता है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन रिडंडेंट हो चुकी होती है। पुराने ज़माने में नोइंग फैक्ट्स एंड रीगर्जिटेटिंग देम इन अ क्लासरूम एनवायरनमेंट और ऑन अ टेस्ट, मीनिंग कि रट्टा लगा लेना, कुछ हकायक को जान लेना और उनको किसी जगह पे रिपीट कर देना जो है वो तालीम समझी जाती थी। ऐसे ही है। अब तालीम जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि हकायक या नॉलेज जो है वो आपके हाथ में एक डिजिटल टूल में अवेलेबल है। अगर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है किसी सर्च इंजन पे, तो अब चैट जीपीटी आ चुका है, एआई के बेतहाशा प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। तो जो फैक्ट्स का अवेलेबल होना है वो अब कोई बड़ी बात नहीं रही, वो हर एक के हाथ में है। एक ह्यूज डेमोक्रेटाइजेशन आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ कि किसके हाथ में कितने फैक्ट्स हैं। अब नए ज़माने की तालीम ये चाहती है कि आप इन फैक्ट्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको अपने अंदर सबसे पहला तो जो उसका दर्जा है वो ये है कि आप ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं इन फैक्ट्स को। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त हो, वो किसी ने उस इंजन के लिए पे किया हुआ है, तो आप वो देख रहे हैं जो कोई आपको दिखाना चाह रहा है। तो अब आपके तहकीक और उसको यानी कि समझ लीजिए कि कोलेट करने की कैपेबिलिटी, उसको ऑथेंटिकेट करने की कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा अहम है। और इन हक़ाइक़ को सामने रखते हुए मुशाहदे, तज्ज़िये और तजर्बे की बुनियाद पर नई इन्फॉर्मेशन कैसे क्रिएट करनी है ये ज़्यादा अहम हो चुका है। आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से आज के दौर में इनकॉर्पोरेट किया जाए, ये भी बताइएगा। वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है आपकी रोज़मर्रा की मगर ज़िंदगी हमारे में। क्लासरूम्स में तो नहीं होती ना। हाँ, ये भी तो क्लासरूम्स देखें। में नहीं है, मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर जगह पर आप एआई को देखते हैं कि वो काम कर रहा है, कार फरमा है। आप बिज़नेस कैसे करते हैं, आप पढ़ते कैसे हैं, हर चीज़ के अंदर वो दुनिया में आ चुका है। तो अब हमारा काम ये है कि हम अपने बच्चों को जदीद दौर के तालीमी तकाज़ों से हम आहंग करवाएं और क्लासरूम में जो पढ़ाने का अंदाज़ है उसको तब्दील वो कर हमने दें। करवाना कैसे, कुछ एग्जांपल्स में भी बता दें ताकि हम उसको। चलिए, मैं आपको एक बहुत ही आम फहम से एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ऐसा होता कि दरख्त से सेब गिरता तो न्यूटन जो है वो चैट जीपीटी से पूछता कि ये क्यों गिर रहा है तो चैट जीपीटी कहता है ऐसे ही होता है। हाँ, ये उसके अपने जहन की एक सोच थी, सवाल पूछना, तजस्सुस होना, तफक्कर करके, रिफ़्लेक्ट करके उसमें से नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना, जिसने ग्रेविटी को आपके सामने ला के खड़ा किया। परफेक्ट। तो अब तालीम जो है इस चीज़ की मुतकाज़ी है कि हम हक़ाइक़ को देखें, या जो भी चीज़ कही गई है या देखी जा रही है जो आपके मुशाहिदे में आ रही है उसको देखकर उससे नई तालीम ईजाद करें, नई सोच ईजाद करें, नया इल्म ईजाद करें। अब तालीम में इस चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत, खैर हमारे यहाँ तो बहुत तब्दीली की ज़रूरत है, मगर दुनिया में स्टीम बेस्ड जो लर्निंग होती थी जिसके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट। मगर मैं आपकी एक और बात यहाँ पे एक सवाल ऐड करना चाहूँगी कि देखें, अब ये काम करना तो स्कूल्स ने है, कॉलेजेस ने है। अब अगर कॉलेज में, स्कूल में एआई की तालीम नहीं दी जा रही है और बताया नहीं जा रहा उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया जा रहा, तो हम स्कूल में जाके तो नहीं बोल सकते कि भाई आप ये करें, ज़रूरी है, हम तो अपने बच्चों को भेजें। हमारे वहाँ आज भी स्कूल कॉलेजेस में जो मोबाइल है वो लेके जाना बिल्कुल इजाज़त नहीं है। यहाँ पर हमें आज भी पुरानी किताबों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये आपको पता है। तो मोबाइल की तो परमिशन है कोई नहीं है, फिर ये एआई की टेक्नोलॉजी सिखाना, ये सब इस पर बात करना, तो ये हम किस तरीके से करेंगे, बताइए। आपने जो सवाल पूछा उसी में आपका जवाब है। सबसे पहली जो ज़रूरी बात है
वो ये है कि सवाल पूछने के आदाब सिखाना। हमारे क्लासरूम इंटरैक्टिव नहीं है। अच्छा। टीचर खड़े होकर आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है ऐसे कि जैसे वो नाउज़ुबिल्लाह हदीस हो, ऐसा नहीं होता। अगर आप बाकी दुनिया के क्लासरूम्स में देखें तो उसमें एक इंटरैक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट होती है जिसमें सवाल पूछना सिखाया जाता है। जब आपके जहन में क्रिटिकल थिंकिंग और डिडक्टिव लॉजिक जो है, यानी कि मंतक, उसकी जब तक आप होनिंग नहीं करेंगे क्लासरूम में तो बच्चा सवाल नहीं पूछेगा। बच्चा एक रिसेप्टिकल नहीं है कि सामने से जो इन्फॉर्मेशन आई उसने एब्जॉर्ब की। नए ज़माना ये चाहता है कि बच्चा सवाल पूछे। हमारे यहाँ सवाल की नफ़ी की जाती है। बच्चे को सिखाया जाता है जैसे कि सवाल पूछना कोई गुस्ताखी है, जबकि तालीम जिस तरह से समझ लीजिए कि जो स्ट्रक्चर्ड तालीम पढ़ाने का अंदाज़ है, अगर इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर समझा जाए तो सुकरात का ईजाद करता था। सुकरात बेइंतहा इल्म होने के बावजूद कहता था मेरे पास कोई इल्म नहीं है, और वो सवाल पूछता था, क्योंकि अच्छा सवाल जो है वही तालीम की बुनियाद है। अरे वाह। तो सबसे पहली जो तब्दीली आपको क्लासरूम में चाहिए वो ये है कि वो एक एनवायरनमेंट चेंज की जाए जिसमें सवाल पूछने को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाए। और सवाल अच्छा या बुरा नहीं होता, ओवर टाइम बच्चे सीख लेते हैं, क्योंकि सवाल बराए सवाल जो है वो तो एक डिसरप्टिव एनवायरनमेंट हो जाती है। और शुरू जब होता है तो ऐसा ही होता है, पर ओवर टाइम अच्छा उस्ताद आपको सिखाता है कि सवाल कैसे किया जाता है और सवाल रेलेवेंट कैसे होता है, और फिर सवाल का जवाब देने के अंदर जो बच्चा सीखता है वो हमेशा उसके पास रहता है। मगर सवाल जी, मेरा एक यहाँ पे सवाल जो मैं ऐड कर रही थी वो ये कि अभी भी टेक्नोलॉजी को जो सिखाने की बात हम कर रहे हैं, डिजिटल तालीम देने की जो बात कर रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की जो बात कर रहे हैं, हम उसमें AI की जो बात कर रहे हैं, हम तो पुरानी किताबों से ही आगे बच्चों को जो है खींचे जा रहे हैं यार। अभी अगर एक टॉपिक किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, और वही टॉपिक अगर हम कहीं YouTube से जाकर उसकी वीडियो देखें या उसकी ऑडियो भी साथ सुने तो हमें बेहतर, ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से वो हमें गाइड कर रही होती है। मगर हम क्या करते हैं, वही पुरानी किताबें जो है उसी से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं नहीं ये लो पकड़ो रटे मारो जाओ। तो ये आपने इसके ऊपर बात करनी, मगर एक ब्रेक के बाद, ठीक है? क्योंकि सबाज जी हमारे साथ हैं, हम बात करें तालीम और तरबियत के ऊपर, मगर वो तालीम जो अभी तक हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में हमें नहीं दी जा रही है। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। सबाज जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। हमें बता रही हैं डिजिटल तालीम जो है वो स्कूल कॉलेजेस में किस तरह से दी जा सकती है, किस तरह से टीचर्स जो है वो हमें डिजिटल तालीम के बारे में बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अच्छा, मैं सवाल ये कर रही थी आपसे कि ये जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर अभी तक पुरानी किताबों से रट्टाफिकेशन करवाई जा रही है, तो डिजिटल तालीम की जो चीज़ें हैं, जो जैसे अगर हम ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं या फिर हमें अगर स्कूल में वहाँ पर वीडियोज़ दिखाई जाएँ, जो चीज़ हम देखते हैं, सुनते हैं, ऐसे जल्दी आपको पता है पिक भी करते हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं, किताबों से रट्टाफिकेशन करके सिर्फ हम जो है पढ़ के उसको यहाँ दिमागी कीड़े की तरह बिठा सकते हैं, मगर हम उस तरीके से प्रैक्टिकली उसको समझ नहीं सकते जब तक हम किसी वीडियो के रेफरेंस से या किसी ऑडियो के रेफरेंसेस को सुन के बड़े अच्छे तरीके से पिक करेंगे। व्हाट डू यू से अबाउट इट? देखिए, किताब को आप रद्द नहीं कर सकते। किताब इंसान के सफ़र को डॉक्यूमेंट कर रही है, क्योंकि अगर अल्फाज इतने बेकीमत होते तो सदियों पहले लिखे हुए बरतरी हरे के कलाम को इकबाल ट्रांसलेट नहीं करते। हज़ारों साल पहले कही हुई बातें सुकरात की आज भी रेलेवेंट हैं और हम उनसे सीखते रहते हैं। तो किताब पुरानी नहीं होती, ये एक सफ़र की डॉक्यूमेंटेशन है, इंसानी सोच के इर्तिका की, इंसानी तहकीक के सफ़र की। तो मुमकिन है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसको किसी ने अच्छे तरीके से उसका निचोड़ पेश किया हो। तो क्लासरूम में आप बच्चों को सबसे पहले एक एटिकेट दीजिए कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेस्टर्न क्लासरूम में विकिपीडिया से कोट करना या ऑनलाइन से कोट करना नहीं माना जाता, उस पर आपके नंबर कट जाते हैं, उसको आप रेफरेंस पॉइंट, इसलिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स जैसे किताब है, जब आप किताब तहरीर करते हैं तो उसका एक पब्लिकेशन का प्रोटोकॉल होता है, ख़ास तौर पे अगर वो एकेडमिक किताब है, उसके एक एक लफ्ज़ का पब्लिशर लायबिलिटी कैरी करता है। उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया गया है कि नहीं, इस बात का वो गारंटी दे रहा है। उसमें तहकीक के क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ किए गए हैं वो पीछे डिक्लेयर करता है कि ये यहाँ तक है, यहाँ से आगे नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हमारे यहाँ प्रिंट की चीज़ जो है उसमें वो ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि हमारे पब्लिकेशन लॉज उस तरह से नहीं है। आपने तहरीर कर दिया, मैंने तहरीर कर दिया, एक ही बात है।
उसके अंदर नहीं, मगर पब्लिशर की वो जो ये भी देखें ना कि जो वीडियोस में भी तो हम कर सकते हैं ना कि कोई लाइबिलिटी, कोई प्रॉपर, अगर गवर्नमेंट जो है अगर अपनी प्रॉपर एजुकेशनल वीडियोस अगर बनाए सपोज, जिनके थ्रू अगर ये दिखाया जाए बच्चों को कि जो चीज़ हम देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं साथ, वो पढ़ने से बेहतर होती है, वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाती है। क्योंकि हम अपने बच्चों को तैयार तो करें किताबें देखें, मगर बच्चे इस चीज़ को, ये तो आप भी जानते हैं कि आज के दौर को हम कंपेयर नहीं कर सकते पीछे के दौर में बच्चे फिर भी, क्योंकि उस वक्त दौर ही किताब का था, तो किताब को पढ़ के टाइम देते थे जो पढ़ने वाले बच्चे। मैं आपको आज ये कहना डिजिटल चाह रही दौर में मुश्किल है कि किताबी कीड़ा बनाना बच्चों को। तो अगर आज के दौर में, आज के दौर के हिसाब से हम डिजिटल तालीम दें, साइंस भी तो ये कहती है ना कि जिस चीज़ को आप देखते हैं सुनते हैं वो आपको बेहतर तरीके से याद रहती है, ठीक है, उस चीज़ की निस्बतन जो आपको सिर्फ आपकी आंखों के आगे पढ़ने में नज़र आ रही है, ये तो साइंस भी हमें कहता है। देखिए, मैं इस बात की नफ़ी नहीं कर रही हूँ कि मीडियम क्या हो, मैं अभी इस बात पे बात कर रही हूँ कि जिस मीडियम से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में आपने भी टिकटॉक बना दिया, आपने भी यूट्यूब बना दिया, आपने भी विकिपीडिया में ऐड कर दिया, तो जो एक क्यूरेशन प्रोसेस है नॉलेज का, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है, नहीं तो कोई उसकी लायबिलिटी, ऑथेंटिकेशन उसकी भी तो हो सकती है। देखिए वीडियोस फिर के आपको भी उसकी कोई अगर कानून साजी उस पे भी की जाए गवर्नमेंट लेवल पे, जो किताबों में मेहनत हो रही है अगर उस पे हो, तो बच्चे ज़्यादा जल्दी पिक नहीं करेंगे, ज़्यादा जल्दी तैयार नहीं हो जाएंगे। हम अभी पूरी दुनिया से इतना पीछे हैं सबाजी। मैं जब मुल्क से बाहर कहीं जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, मुझे ज़िंदगी का सिर्फ एक अफसोस है कि हम कैसे मुकाबला करेंगे, हमारे बच्चे उस दौर को कैसे पकड़ेंगे। हम हर हिसाब से इतने पीछे, हम तालीमी निज़ाम में तो बिल्कुल ही धके पास हैं, हम किधर जाएंगे। मैं मायूस नहीं होती हूँ ज़िंदगी में कंपटीशन कैसे करना है। नहीं फ़िज़ा, मैं मायूस नहीं होती। मेरे पास एक मुल्क है, 240 मिलियन पीपल है, 70% ऑफ देम आर यूथ अंडर 30। इतना बड़ा एसेट है। अगर कोई कौम है जो कि डिजिटाइजेशन या टेक्नोलॉजी को समझ सकती है तो वो पाकिस्तान की कौम है, क्योंकि हमारे बच्चे सेल्फ लर्नर्स भी हैं। टेक्निकली तो हमारे पास दुनिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं, उसके बावजूद हमारा डिजिटल इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। ज़रूरत इस अमर की है कि उस डिजिटल इंटरेक्शन के ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन के तरीके वज़ा किए जाएं, ताकि हर लिखी हुई चीज़ को या हर सोशल मीडिया पे अवेलेबल चीज़ को हम लोग हदीस ना समझ लें। इसलिए क्योंकि आप सोशल मीडिया से ही अगर तालीम लेंगे तो उसके अंदर तो अनऑथेंटिक, इकबाल के नाम से, रूमी के नाम से, इस वक्त तो अहादीस भी जो हैं वो अनऑथेंटिकेटेड आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी। तो क्लासरूम में या घर में जो आप एटिकेट बच्चों को दे सकते हैं कि आप किस मीडिया से कैसे इंटरेक्ट करें, हर चीज़ को अगर आप ले लेंगे तो आप किसी और की, देखिए अगर आप क्रूसेड्स के बारे में बच्चों से कहेंगे कि आप सोशल मीडिया से ले लें इन्फॉर्मेशन, तो आपको सलीबी जंगों का वो पहलू दिखाया जाएगा जो हमारे नैरेटिव से बिल्कुल मुतसादिम भी है और वो झूठ भी है, उसमें ऑथेंटिकेशन प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो जो ज़रूरत इस समर की है कि क्लासरूम में जब आप डिजिटल को, टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवाएं तो बच्चे को वो असलूब भी दें कि उसको ये पता हो कि किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, किस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना। एआई प्लेटफॉर्म्स को ज़िम्मेदारी से कैसे यूज़ करना है। झूठी खबरें आपने देखा एकदम तशहीर पा जाती हैं। तो जो सोशल मीडिया की या ऑनलाइन जो आपका इंटरेक्शन है, इन सब के अंदर जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इसमें तो सबसे वो पहले कानून टीचर्स साजी की तरबियत की भी तो ज़रूरत है। इसमें टीचर्स भी तो काउंट होते हैं। बेशक काउंट होते हैं। जब टीचर को खुद ही उसमें वो औसाफ मौजूद नहीं है कि वो सोशल मीडिया को कैसे समझे या वो जानता ही नहीं है, तो वो बच्चों को क्या बताएगा, ठीक है। तो इसमें टीचर्स की तरबियत तो भी इसमें मायने रखती है। देखिए, एक चीज़ है कंटेंट, एक है मोड ऑफ़ डिलीवरी। टीचर एक मोड ऑफ़ डिलीवरी है, उसमें आप डिजिटाइजेशन या ऑनलाइन को ऐड करें, बेतहाशा प्लेटफॉर्म है, मगर कंटेंट और उसकी ऑथेंटिसिटी बहरहाल ज़रूरी है। और उसके अंदर आपके जो क्यूरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप खा वो किताब से पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, वीडियो से पढ़ें, मगर उसकी कंटेंट जो है, और कंटेंट का सफ़र अभी तक हमारे माशरे ने या हमारे लोगों ने किताब से किया है। तो उन किताबों को डिजिटाइज़ करने की, आर्काइव करने की तो हुकूमती सतह पर ज़रूरत है। बिल्कुल, फिर उनकी बिल्कुल, और फिर उनकी ऑथेंटिकेशन से वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करना कि हमारे बच्चे उनको बेहतर इस्तेमाल कर सकें, ये असलूब सिखाना असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ता है तालीम को।
थैंक यू सो मच सबाज जी, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने बड़ी अच्छी रहनुमाई की, हमें गाइड करने की भी कोशिश की। और आई होप कि जिस तरीके से आज आपने हमें ये बोला है कि हम जो है टीचर्स जो है उनको भी थोड़ी सी ज़रूरत है कि उनको भी उनकी भी तरबियत हो और वो भी इस तरह से डिजिटल दौर के लिए बच्चों को तैयार कर सकें और ख़ुद भी उनके पास वो सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन हो, रादर दैन द गिविंग लेक्चर्स ओनली इन द क्लास रूम एंड देन उनको वो जो AI का ज़माना है अगर वो नहीं पढ़ा रहे तो मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट लेवल से ये चीज़ जो है स्टार्ट होनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को डिजिटल दौर के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए तैयार कर सकें और आगे का जो मुकाबला है पूरी दुनिया के साथ वो डिजिटल तरीके की डिजिटल और होनी चाहिए, ऐसे ही है तो फिर बिल्कुल वैसे ही ऐसा है। कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन होगा फिर, क्योंकि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं है बेशक एज यू ऐसा है। सेड। और बस एक लाइन आपकी इजाज़त से उसमें ऐड करूँगी कि अगर आप ये डिजिटल डिवाइड को ब्रिज नहीं करेंगे हुकूमती सतह Okay. पे, तो जो आपका अपॉर्चुनिटी और प्रिविलेज गैप है ये बढ़ता जाएगा। देखिए आप और मैं शहर में बैठे हैं पर मेरा मुल्क तो देहात में भी है। वहाँ बच्चे के पास अगर आप सारी चीज़ को ऑनलाइन कन्वर्ट कर देंगे और बच्चे के हाथ में वो हथियार ही नहीं देंगे जिससे कि उसने नए ज़माने से गुफ्तगू करनी है, तो वो गलत बात हो जाएगी। तो इसमें डेफिनेटली हुकूमती सतह पर एक मरबूत एफर्ट होनी चाहिए कि डिजिटल डिवाइड का शिकार मेरी कौम के बच्चे नहीं। अरे वाह, थैंक यू सो मच शिवाजी, थैंक यू कमिंग। और आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, तो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए मॉर्निंग विद फ़िज़ा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अभी हमारे पास जो मेहमान हैं वो आपसे बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से, ख़ास तौर पे जो शुगर के बाद, शुगर हो गई है उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में या हमारे मज़ीद ऑर्गन्स जो ख़राब हो रहे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को जब बाद में कोई चोट लग जाए तो वो हील नहीं हो रही होती है, या उसकी जो एहतियात हैं लोग तरीके से नहीं कर रहे होते थे, ठीक है। फिर जैसे गुर्दों पे क्या असर डालती है, लिवर वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या ब्लड में क्या नुकसानात होते हैं। नाज़रीन, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ताज जमशेद, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास आते रहते हैं। आज हमने इनको इसी वजह से दोबारा मदऊ किया है कि बताएंगे कि डायबिटीज़ के बाद की जो परेशानियाँ वो कौन कौन सी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर बताइए, सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि जो डायबिटीज़ है उसके बाद के जो नुकसानात हैं वो क्या क्या है, हमारे कौन से आर्गन्स को जाके वो मुतासर करती है जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है और होते हैं। देखें, सबसे पहली बात जो सोचने वाली है और देखने वाली है वो ये है कि डायबिटीज़ एक बीमारी, सिंगल बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है। और अमूमन ये देखा गया है कि शुरू में जब शुगर के मरीज़ अक्सर जो आते हैं उनकी अलामात नहीं होती और उनके अंदर शुगर चल तो रही होती है। और बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये शुगर ज़्यादा रहती है तो हमारी जो खून की बारीक नालियाँ हैं जो कि मुख्तलिफ़ जिस्म के अहम हिस्सों तक जाती हैं, उनका डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो जब वो डैमेज होती हैं, नुकसान होता है उनमें, तो उसकी वजह से फिर जो है वो हमारे जिस्म के अहम हिस्से जिसमें ख़ास तौर पे गुर्दे हैं, हमारी आँखों के पर्दे हैं, हमारा दिल है, हमारा दिमाग हो गया, हमारे पाँव हो गए, खून की वजह से मुतासर हो सकते हैं शुगर की वजह से। इसी तरह जो हमारी नर्व्स होती हैं वो भी ख़ास तौर पे हाथों की, पाँव की ख़ास तौर पे, तो वो डैमेज हो सकती हैं। खून की पाँव की नालियाँ बंद हो सकती हैं, तो ये किसी भी हिस्से पे मुतासर कर सकती है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये शुगर जो है एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारियों का मजमूआ है कि जिसमें हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा मुख्तलिफ़ पेचीदगियों में चले जाते हैं। तो सर आपके कहने का तो मतलब ये कि अगर किसी को शुगर हो गई है तो उसके बाद बस वो ये तैयारी पकड़ ले, बोरिया बिस्तर बांध ले कि अब उसके एक एक करके आर्गन्स जो हैं वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, चाहे उसकी आंखें हों, चाहे उसकी वेन्स हों, चाहे उसके घुटने हों, चाहे उसकी हड्डियाँ हों, चाहे उसका गुर्दा हो, चाहे उसका पित्ता हो, एवरीथिंग। सर नहीं, इसमें देखें सबसे अहम बात तो ये है कि इसमें मायूसी नहीं होनी चाहिए। बट बात तो है, हकीकत तो यही है ना। सबसे अच्छी जो चीज़ है जो करनी चाहिए किसी भी शुगर के मरीज़ को वो ये है कि अपने शुगर को कंट्रोल रखे। ये सबसे अहम है। और कंट्रोल रखने में आपको पता है कि 3 चीज़ें, या खुराक का परहेज़ है, वॉक करना है, और प्रॉपर तरीके से मेडिसिन्स को जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनको लेना। सर परहेज़ भी इतनी मुश्किल है, मुझे पता है मेरी फैमिली में काफ़ी लोगों को शुगर है, इतनी तकलीफ़ होती है ना उनको, उनके सामने कुछ खाते हुए ऐसी ऐसी डाइट उनको दी जा रही होती है जिसमें देखें ना बहुत सी ऐसी चीज़ें वो खा नहीं सकते, मिठाई वो खा नहीं सकते, बहुत से फल नहीं खा सकते, कुछ सब्जियां तो ज़मीन के अंदर की सब्जियां मेरे ख्याल से वो भी आप लोग मना कर देते हैं। नहीं, उसमें देखें वो किसी आटा तक मना है, चावल तक मना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
उसमें देखें कि आटा जो वाइट आटा स्पेशली हम बंद करते हैं, जिसमें कि ब्राउन शामिल होता है, उसका छान शामिल होता है आटे के अंदर, वो उसकी रोटी खा सकते हैं। अच्छा। ये नहीं है कि हमने मरीज़ को ये कहना है कि वो कुछ नहीं खा सकता, बल्कि ये बेसिकली हम इसको कहते हैं कि एक मुतवाज़न खुराक होती है, इत्दाल के साथ बस सर खाना। आम घर की जो डाइट है वो तो चेंज हो जाती है, वो लाइफस्टाइल तो सब चेंज हो चेंज जाता होती है, लेकिन मेरा ख्याल आजकल के दौर में जो एक मुतवाज़न खुराक है वो सबको ही लेनी चाहिए। जिस तरह कि ये शुगर का मर्ज़ बढ़ा है और जिस तरह ये इसके, क्योंकि इसका ताल्लुक वज़न बढ़ने से है और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से है, कम होने की वजह से है। अच्छा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि मुझे मुतवाज़न खुराक जो है वो सबको लेनी चाहिए इसमें, ताकि ये इस शुगर के मर्ज़ की तरफ जाए ही ना। अगर हो भी गया है तो फिर उसको अच्छे तरीके से अगर कंट्रोल रखते हैं, इसकी जो लैब वैल्यूज़ होती हैं कुछ, और उसको अच्छे तरीके से रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आने वाले वक्त में इसकी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। अच्छा जमशेद साहब, मुझे बताइएगा जो एक आम सेहतमंद इंसान है वो शुगर खा सकता है? अगर खा सकता है तो किस मिकदार में, सारा दिन कितनी कुछ चीनी ले सकता है? देखें, उसमें सबसे जो अहम बात है कि वो तमाम चीज़ें जो हमारे शुगर को, ब्लड के अंदर शुगर को तेज़ी से बढ़ाती हैं, उनको मना किया जाता है, और उसमें वो चीज़ें हैं जो रिफाइंड शुगर से बनी होती हैं। बेहतर ये होता है कि फ्रूट की फॉर्म में जो हमारा मीठा होता है उसको मसलन इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जांपल्स भी दे दीजिएगा। फ्रूट जैसे सेब है, अमरूद है, इसी तरह मौसमी है, कीनू है, एज ए होल खाना चाहिए। ये भी नहीं है कि इनके जूसेस निकाल के पिए जाएँ, क्योंकि जब वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो जूसेस जो है वो उसकी कंसंट्रेशन चीनी के बराबर होना शुरू हो अच्छा जाती सर, है। मैं क्या करती हूँ, सेब खाती तो हूँ सुबह रोज़ एक, मगर मुझे ना उसका छिलके का कोई टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मैं छिलके के साथ चबाती हूँ, पूरा जो छिलका होता है ना, एंड में चबा चबा के उसको थूक देती हूँ। देखिए, एक तो छिलका है, लेकिन उसके साथ जो बाकी जो उसका फाइबर कंटेंट है वो तो आप खा रहे हैं वो ना? मैं खा रही हूँ, मगर हाँ, छिलके that is को चबा important. चबा के उसको अच्छी तरीके से उसका रस निकल जाता है, फिर उसको थूक देती हूँ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आपने जूस तैयार करना हो तो 5-6 सेब लगेंगे एक गिलास तैयार करने में, तो यू कैन इमेजिन, और उसका फाइबर भी निकल जाता है, वो जो वाइट गुदा ऐसे होता ही है। है। तो हमें ये नहीं करना। मगर सर मैं ये बताई थी कि शायद ये मेरे साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ होता हो, क्योंकि लोग कह देते हैं ना सेब खाओ, सेब का जो छिलका है वो जल्दी हजम नहीं होता। मेरे तो मैदे में मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती देखें, ये है, depend इसीलिए कर- मैं थूक देती हूँ, चबाती हूँ मगर थूक देती हूँ। ये भी ठीक है, ठीक है ऐसे ना किया जा तरीका? सकता है, कोई ऐसे मसला किया नहीं जा, ऐसे कोई मसला नहीं, जिनको किया जा अगर सकता है। हजम में, क्योंकि वो थोड़ा हैवी प्रॉब्लम होता है। है, लेकिन हर एक का अल्लाह ताला इंसान मुख्तलिफ बने हैं, किसी को चीज़ हजम होती है, किसी को नहीं होती। ओके, तो चबा के भी ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे कर सकते ओके, हैं। जी। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा चाय में चीनी डालता है, ठीक है, या मिठाई का कोई एक चख लेता है, आज भी यहाँ पे किसी की कोई बर्थडे थी, मुझे केक खिलाना है, मैंने खाया कोई नहीं, तो मैं ये पूछूंगी अगर इस तरह की चीज़ कोई ले लेता है, ठीक है, इनटेक हो जाती है, तो अब वो क्या करे? देखें, ये एक नॉर्मल बंदे के अंदर वो ले तो सकता है, लेकिन मैंने जो बात की है वो यही है कि अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, जैसे आप वॉक करते हैं, जिम करते हैं और अपने वज़न को मेंटेन रखते हैं। देखिए, ये होता है बॉडी का एक बैलेंस होता है हमारा, कि जो हम खा रहे हैं हमारी बॉडी उसी तरह यूटिलाइज़ भी कर रही है। तो अगर ये बैलेंस मेंटेन रहता है तो फिर ऐसा खाने में मुनासिब मिकदार में, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाया जाए, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खाना तो नुकसान देता है, तो एक मुनासिब मिकदार में अगर खाया भी जाता है एक नॉर्मल बंदे में, तो वो उसको बैलेंस कर लेता है। लेकिन जो शुगर के मरीज़ जो होते हैं उसमें ज़ाहिर बात है इन चीज़ों की भी एहतियात की ज़रूरत होती है कि अगर वो खाएंगे तो ऑटोमेटिकली एकदम से उनकी शुगर बढ़ेगी, और ये जो शुगर का एकदम से बढ़ना है फिर नीचे जाना, ये ऑटोमेटिकली अंदर जिस्म में, जैसे मैंने कहा कि नुकसान पहुँचाने का इससे ख़तरा बढ़ जाता है। अच्छा सर, ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, क्या उनको गुर्दे की बीमारी का ज़्यादा खतरा होता है? देखिए, ख़तरा तो किसी भी जिस्म के हिस्से का डैमेज होने का होता है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं जिनको पेचीदगियाँ होती हैं, ये वही मरीज़ होते हैं कि जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, अपनी खुराक का वो परहेज़ नहीं कर रहे होते और प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं ले रहे होते। तो अक्सर हमने देखा है कि गुर्दे के मरीज़, हमारे जो 40-50% जो शुगर के मरीज़ जो इस तरह कंट्रोल नहीं रख रहे होते, उनमें गुर्दों का मर्ज़ ज़्यादा देखा गया है। और ज़ाहिर बात है, गुर्दों का मर्ज़ अगर एक दफ़ा शुरू होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सफ़र करती है, उसके अलावा उसका जो मैनेजमेंट के ऊपर जो ख़र्चा है वो बढ़ जाता है, दवाइयों की तादाद बढ़ जाती है। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें। और इसी तरह ज़्यादातर जो लोग हमारे पास आते हैं वो ज़्यादातर जब पाँव को सुन्न होना, जलना और ज़ख़म हो जाना, ये भी ऐसे मरीज़ होते हैं जो बेचारे जिनके पाँव ख़राब होते हैं, और ये जब शुगर के मरीज़ों में पाँव ख़राब होते हैं तो उनका फिर आगे जो बेहतर होना है वो भी ज़्यादा टाइम लेता है। एग्जाम्पल किस तरह के, कोई सिम्टम्स बताइए, किस टाइप के पाँव ख़राब होना? देखें, जो अलामात उमूमन आती हैं, मरीज़ या हमें आग कहता है शुगर का मरीज़, या कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि उनको फर्स्ट अलामत ही यही हो रही होती है कि पाँव मेरा सोता है, सो जाते हैं, मुझे कोई चीज़ लगी हो, जी, कोई चीज़ लगती है, कोई चुभती हो, पता ही नहीं चलता।
या ये होता है कि रात को ख़ास तौर पे, दिन में भी लेकिन रात को ख़ास तौर पे पाँव जलते हैं, ऐसे जैसे आग लगी हुई है। वो कहते हैं जी मैं ऊपर चादर या कंबल नहीं ले सकता पाँव के ऊपर, इतना मुझे फीलिंग आती है। ये एक फीलिंग होती है जगह पे? जी, तलवे की जगह पे, यानी एक फीलिंग होती है, क्योंकि जब ये शो कर रही होती है कि शुगर की वजह से नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो रही हैं, तो ये भी एक बड़ी पेचीदगी होती है। और इसमें भी अगर किसी का पाँव रात को जला तो वो नींद पूरी नहीं कर सकता, ज़ाहिर बात है, उसको पेन भी साथ होती है, दर्द होती है। तो इस तरह क्या होता है कि वो मामला जो है ना वो आगे की तरफ बिगड़ते हैं। फिर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे आपको। हम बात करें कि जब डायबिटीज़ हो जाती है उसके बाद कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ जो हैं जो फेस करनी पड़ती हैं और किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं कि हमारी जो मज़ीद आर्गन्स हैं वो ख़राब ना हो। हमारे पास डॉक्टर जमशेद मौजूद हैं, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा, हम शुगर के बारे में बात कर रहे थे। अक्सर सुनने में आता है किसी का अंगूठा कट गया है शुगर की वजह से, पाँव काटना पड़ेगा शुगर की वजह से। व्हाई इज़ दैट? क्या ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं कि अंगूठा काटने पे आ जाते हैं? देखें, उसमें सबसे जो अहम बात है, जो शुगर के मरीज़ जिनका पाँव ख़राब होता है, जैसे आपने कहा, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये होती है कि एक तो जो खून की नालियाँ हैं, क्योंकि वो डैमेज हो चुकी होती हैं, तो ब्लड सर्कुलेट नहीं करता, तो वो हिस्सा डैमेज होके यानी डेड होना शुरू हो जाता है, काला होना शुरू हो जाता है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मरीज़ को पता नहीं चलता, कोई चीज़ लगती है, जरासीम चले जाते हैं अंदर, तो वो इन्फेक्शन जो होती है वो अंदर की तरफ चलना शुरू होती है, पाँव के अंदर फैलना शुरू हो जाती है। अब होता ये है कि अगर हम उसको शुरू में तो ट्रीटमेंट कोशिश यही होती है कि पाँव को बचाया जाए, और बहुत सारे मरीज़ हमारे ऐसे होते हैं कि जब उनका हम ट्रीटमेंट, उसको एंटीबायोटिक्स और उसको ऊपर से सफाई करना सारा करते हैं सर्जन की मदद से, तो वो ये होता है कि ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनकी इन्फेक्शन जो होती है वो ब्लड में जाने का ख़तरा होता है, यानी ब्लड में अगर जाएगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड, क्योंकि जिस्म के तमाम हिस्सों को जाता है, तो किसी जगह और जगह भी जाकर डैमेज करने का ख़तरा रहता है। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब वहाँ पे जो जरासीम बन रहे हैं, वहाँ पे जो जहरीले मादे बन रहे हैं, अगर हम उसको ऊपर जिस्म में पहुँचने से ना बचा सके तो हो सकता है कि वो ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाता है। तो ये फिर कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनमें हमें उनको बताना पड़ता है कि अगर हमने इस हिस्से का, जो कि इस वक्त बिल्कुल इस हालत में है कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, तो हमें फिर वो काटना पड़ता है। तो ये होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मरीज़ नहीं होते, कम होते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली इसमें फ़र्स्ट स्टेप तो यही होता है कि हम उनको बचाएं, उनके पाँव को बचाएं। पाँव जिस्म का एक बड़ा अहम हिस्सा है, पेशेंट का चलना उठना बैठना सारी चीज़ें इसके साथ हैं। अगर इन्फेक्शन होता है तो बॉडी जो है हमारी उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती। अगर कोई इन्फेक्शन है तो हमारी बॉडी भी तो उसके अगेंस्ट फाइट करेगी ना, उस इन्फेक्शन के लिए। बिल्कुल करती है, और उसमें जैसे मैंने कहा कुछ बॉडी करती है, कुछ हम एंटीबायोटिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग भी देते हैं ताकि उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाए। लेकिन तो होता ये के पेशेंट्स में फाइट क्यों नहीं कर पा रही डॉक्टर साहब? उसकी वजह ये होती है कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं ऑटोमेटिकली उनकी जो इम्यूनिटी, जिसको हम अपनी दफाई क़ुव्वत कहते हैं, वो कम रहती है, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ जो होते हैं उनमें हमेशा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो जो जरासीम होते हैं जो कि आम हालात में इतना प्रॉब्लम नहीं करते, वो शुगर के मरीज़ों में क्या होता है कि वो प्रॉब्लम ज़्यादा करने का हमेशा उनसे इम्कान रहता है। तो एक सेहतमंद आदमी के जिसकी अपनी इम्यूनिटी अच्छी है तो इन जरासीमों का मुकाबला कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की कोई हड्डी टूट गई है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई ऐसे अजीब सा कोई चोट लग गई है, अब जाहिर सी बात है अगर हड्डी टूटी है तो रॉड भी लगेगी, स्क्रू भी होगा, सारे अब वो चीज़ें हील नहीं होती हैं। मोस्टली यही देखने को मिलता है। मेरी अम्मी को भी शुगर थी, तो अम्मी की मेरी टांग जो थी ना वो फ्रैक्चर हो गई थी, तो अम्मी को रॉड डली थी। डॉक्टर शोएब जो कराची में क्रिकेटर भी हैं, बड़े फेमस, उन्होंने ऑपरेशन किया था, मगर उसके बावजूद वो ये कहते थे कि अम्मी को आपकी शुगर बहुत है तो उसकी वजह से ये हील नहीं हो पा रहा, बल्कि ये भी सिनेरियोज होते थे कि पस निकलती थी। ठीक है, तो अब टेंशन में ये बोल रही हूँ कि इस सिचुएशन में जो हील नहीं होता, बॉडी जल्दी हीलिंग प्रोसेस पे नहीं आती है, और ये इतने तकलीफ़ और इतनी चोटों का जो एक डिप्रेशन, ट्रॉमा, पेन, ये कैसे इस चीज़ को फिर हैंडल किया जा सकेगा? देखें, उसमें मेरा ख्याल है कि आपने भी डॉक्टर साहब से भी सुना होगा, उनका जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव जो बात करते होंगे वो कहते होंगे कि शुगर अच्छी कंट्रोल होनी चाहिए। बिल्कुल वो कहते होंगे। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो जो मेन जो इसमें ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि अगर आपने इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, ज़ख़म जो है जल्दी हील होना चाहिए, पस ना पड़े, तो उसमें फ़र्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि शुगर अच्छी कंट्रोल हो। और अच्छी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपकी खाली पेट शुगर जो है वो 130 से नीचे रहे, 80 से 130 के दरमियान रहे, और खाने के बाद की शुगर आपकी 180 से नीचे रहे 2 घंटे के बाद जो हम चेक करते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर इस टारगेट में रहते हैं मरीज़,
अपनी मेडिसिन, चाहे वो इंसुलिन है, चाहे वो टैबलेट्स है, जो भी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होती है मेडिसिन। तो अगर इसमें रहते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ज़ख़म को हील होने में मदद मिलती है, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं और मरीज़ के सेहतमंद होने के, जल्दी सेहतमंद होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये जो हम शोज़ कर रहे होते हैं इस तरह से, अवेयरनेस शोज़, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्यों डिज़ाइन किए जा रहे होते हैं, क्योंकि जिन फैमिलीज़ के घरों में जब पहली मर्तबा किसी को, अम्मी को, अब्बू को, बड़े भाई या बड़ी बहन, ताया को, किसी को भी घर के एक फ़र्द को अगर शुगर हो जाती है, तो पूरी फैमिली, चाहे जितने भी लोग हों, जितने भी फ़र्द हों, उनको हैंडल नहीं करना आ रहा होता, बिल्कुल सिचुएशन समझ ही नहीं पा रहे होते हैं। वो हर चीज़ को यही कहते हैं कि ठीक है, डॉक्टर ने तो ये कहा है मगर अम्मी खा लें, डॉक्टर ने तो कहा मगर अब्बू कुछ नहीं होता, खा लें, क्योंकि नहीं हैंडल करना आ रहा था, ना सिचुएशन का पता होता है। ये मोस्टली मैंने देखा है सारे घरों में, जब पहली मर्तबा किसी को शुगर हो जाती है, उसके सारे आर्गन्स ख़राब होते हैं, उसके मुंह के दांत तक गिरना शुरू हो जाते हैं, उसकी बिनाई ख़राब हो जाती है, उसके गुर्दे, पित्ते सब तरीके से जो है ना डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जाके जो है ना हमें थोड़ी समझ आती है, फिर उसके बाद जब कोई घर में दोबारा शुगर का पेशेंट बनता है, फिर हम उसका ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख लेते हैं, मगर एक इंसानी जान नुकसान हम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ख्याल नहीं कर सकते होते हैं। ये मेरे कहने का मतलब इसलिए था, मैंने अपनी अम्मी की भी एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि हम 8 बच्चे थे, मगर हम 8 बच्चों में जो पहला एक पेशेंट था शुगर का, जो मेरी अम्मी, हम उनको संभाल नहीं सके, हमें आया नहीं, जबकि हमें डॉक्टर्स कहते भी थे। और ये सिर्फ हमारे घर में नहीं, सबके साथ होता है। ऐसे ही डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही है, और इसीलिए जो ज़ाहिर बात है, बतौर डॉक्टर हमारी भी ज़िम्मेदारी होती है कि हम पेशेंट्स को गाइड करें, उनको बताएं कि एजुकेट करना जिसे कहते हैं, कि हम उनको बताएं कि ये शुगर जो है ये अमूमी तौर पे आपको महसूस ऐसे होता है कि कुछ कह नहीं रही होती, लेकिन इट डज़ंट मीन कि आपको ये डैमेज नहीं कर रही। साइलेंट। और शुगर का मर्ज़ होता है तो ब्लड प्रेशर के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। तो ये इसलिए ये कहा जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहला स्टेप। सर, हार्ट इश्यूज़ भी होते हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पेचीदगियों में हार्ट अटैक भी, शुगर के मरीज़ जो हैं वो ज़्यादातर जो उनकी जो खुदा न खासा जो डेथ होती है, 2/3 जो पेशेंट होते हैं डायबिटिक में, वो हार्ट की वजह से होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप शुगर को अगर पता चला है तो उसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वही खुराक का परहेज़, वॉक करना, और जो अप्रोप्रिएट मेडिसिन है जो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक है, उसको अच्छे तरीके से लेके उसको एक रेंज में रखें, एक नॉर्मल रेंज में रखेंगे, और अपना लाइफस्टाइल बनाएं। और लाइफस्टाइल, ये इसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहते हैं ना। डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि हम कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो रेगुलर हमें करा लेने चाहिए, जिनको नहीं है वो भी, और जिनको अगर हो गई है तो वो कब कब अपने किस किस मंथ में जो है वो अपने कोई प्रॉपर टेस्ट करवाएं, जिसमें पता हो कि उनकी शुगर इज़ ऑल ओके एंड नॉर्मल, बाकी आर्गन्स भी कोई डैमेज नहीं हो रहे? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है, और इसमें हम जो एडवाइस करते हैं वो ये होता है कि एक टेस्ट होता है जो आमतौर पे लोग उसको 3 महीने वाला टेस्ट कहते हैं, लेकिन उसको हम अपने ज़बान में HbA1c कहते हैं, या A1c भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली वो ये होता है कि जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं उस बंदे के अंदर, वो एक एवरेज हमें शुगर के बारे में बताता है। तो अगर उसकी वैल्यू जो है वो 5.7 से कम है तो ये एक नॉर्मल है। अच्छा। लेकिन जब वो 5.7 से 6.4 तक जाता है तो ये प्री डायबिटीज़ उसको हम लेबल करते हैं। जैसे कि लफ्ज़ से मतलब प्री डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ होने का अब इम्कान हो गया है। तो जब 6 पर खाना पीना कंट्रोल करना और हम इसको मैनेज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब तो मेडिसिन भी हम देते हैं, लेकिन ये होता है कि बेसिक उसमें डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करना है। लेकिन जब 6.5 से ऊपर चली जाती है तो ऑटोमेटिकली वो पेशेंट पे डायबिटिक लेबल किया जाता है। ओके। तो एक तो ये बेसिक टेस्ट है। फिर इंसुलिन इज नॉट द फर्स्ट ट्रीटमेंट। जो हमारे जो अक्सर मरीज़ हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि वो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं, 90% मरीज़ जो होते हैं टाइप 2 के। टाइप 2 के वो मरीज़ हैं कि जिनकी शुगर जो है वो कनेक्टेड होती है उनके लाइफस्टाइल के साथ, उनके वज़न के साथ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। तो ये वो मरीज़ होते हैं कि जिनके अंदर हमें ओरल मेडिकेशंस बहुत आ गई हैं जो कि उसको अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं, ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करती हैं बल्कि उसके साथ साथ जो पेचीदगियाँ होनी होती हैं शुगर की वजह से, उनसे भी बचाती हैं। तो इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। तो एक तो ये टेस्ट है जिसको हम HbA1c या A1c कहा जाता है, बड़ा अहम है। इसके अलावा ये है कि हम लिपिड प्रोफाइल, अपना कोलेस्ट्रॉल्स, इनको चेक करना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स हैं कितने मंथ बाद? ये अमूमन तो ये होता है कि जिनको पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उनके वैल्यूज़ ठीक हैं, हेल्दी हैं, तो साल में 1 दफ़ा ज़रूर करना चाहिए। अच्छा। लेकिन जिनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है उनको एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद करना चाहिए। और जो शुगर के मरीज़ हैं वो 3 महीने के बाद हम कहते हैं कि वो इसको ज़रा
देखते रहे, चेक करते रहे। थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें बड़ी अच्छी तरीके से गाइड किया कि अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो अपना आगे कैसे ख्याल रखना, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करना, किस तरीके से। उन्होंने जो हमें बोला कि परहेज़ जो है वही इसका सबसे बेस्ट इलाज है। अगर अपनी लाइफस्टाइल में परहेज़ को शामिल कर लें तो आपके बाकी जो ऑर्गन्स डैमेज होने तो वो आप उससे बच सकते हैं। परहेज़ के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर्स तो मेडिकेशंस भी देते हैं नॉर्मल रखने के लिए, मगर डाइट से अच्छा इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर। हाँ, आपको तो पता भी नहीं होगा जी, हार्डली मुझे लगता है कोई 30-40% लोग हैं जिनको कंज्यूमर कोर्ट के बारे में इल्म भी है कि एक कंज्यूमर कोर्ट है जहाँ पर हम कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं अगर कोई हमारे साथ फ्रॉड हो, अगर हम कहीं से कोई चीज़ ख़रीदें जिस तरीके की चीज़ के बारे में उसके बोला गया हो, उसके पॉइंट्स बताए हों, उसके फ़वाइद बताए हों और वो वैसी ना हो, उसकी वैसी वारंटी ना हो, वो ख़राब हो या ख़राब निकले, डैमेज निकले, हम जाके शिकायत कर सकते हैं। और जो छोटी मोटी सस्ती चीज़ें होती हैं ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4-5 हज़ार रुपये की अगर आपने ऑनलाइन कोई शूज़ ख़रीदे और वो आपके सही नहीं आए, या आपने कोई कपड़े ख़रीदे, ठीक है, ऑनलाइन आपको पता है हर जगह इतने पेजेस बन गए, हमने कपड़े ख़रीद लिए और वो सही नहीं निकले, तो फिर उसमें ये कि हम सोचते क्या कि अगर हम अदालत पे जाते हैं तो हमारे इतने पैसे ख़र्चा हो जाएंगे, वकीलों को लेंगे तो जोड़ा सिर्फ 3,000 का है तो वकील की फ़ीस जो है वो 30,000-15,000 रुपये पड़ जानी है हमें। उसके लिए ये निकाला गया है कंज्यूमर कोर्ट। नाज़रीन, जिनको नहीं पता तो आज बता दिया कि कंज्यूमर कोर्ट किस तरीके से काम करती है और उसके क्या कवानीन होते हैं। इस पे बात करने के लिए हमने आपको यहाँ पर मदऊ किया है जो कि हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान। तो आपको वेलकम कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। यू लुकिंग नाइस। थैंक यू। वाह, बड़े डिफरेंट बैरिस्टर हैं आपने। बहुत आज वहीद मुराद टाइप की ड्रेसिंग भी की। आर यू फैन ऑफ वहीद मुराद? यस श्योर। या ओके, एंड यू लुकिंग नाइस। Thank you ठीक है, so much. Same चलिए to जी, you. हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। ये बताइए कि ये जो कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है, ये कायम क्यों की गई, इसकी बुनियादी वजूहात क्या थी और इसके मकासद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कंज्यूमर कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करूंगा। 2005 के अंदर ये इस्टेब्लिश की गई और ये मुख्तसर तरीन पाकिस्तान के अंदर जो कानून साजी की गई वो कंज्यूमर के हवाले से 38 सेक्शन पे मबनी ये कानून है और इसके अंदर जो है वो प्रोटेक्शन दी जाती है कंज्यूमर को। इसका प्रेम्बल जो स्टार्ट किया जाता है, जिस तरह आपने कहा कि बहुत से लोगों को इस चीज़ का शऊर या इदराक नहीं है कि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, इसकी तमहीद के अंदर दिबाचे के अंदर कहा गया कंज्यूमर इज़ किंग एंड कंज्यूमर इज़ ऑलवेज राइट। इट मीन्स के अगर कोई भी वो शॉप पे जाता है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेता है, वो सर्विस अगर फॉल्टी है या वो प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव है, दो अल्फाज का इजहार किया गया इनके अंदर कि अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स से कोई सर्विस एक्वायर करता है, वो सर्विस अगर जो है वो फॉल्टी है या वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो कंज्यूमर कोर्ट से वो रजू कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कहा कि कंज्यूमर कोर्ट की पहले ये बता दीजिए चीज़ें कि अगर कंप्लेन करनी है और ये कंज्यूमर कोर्ट की जो बात सुन रहे लोग, ये है किधर, ये किधर वाक़े है, किधर जाना है, कोई ऑनलाइन सर्विस है, कोई कॉल सर्विस है या कोई ऐसी ऑफिस है, कोई इदारा है? प्लीज़ आई एम कमिंग टू डैट स्पेसिफिक थिंग। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और कंज्यूमर कोर्ट जो एक कंज्यूमर किसी किस्म की भी सर्विस लेता है, अगर वो क्वालिटी निकल आती है तो सबसे पहले वो उस दुकानदार को या उस सर्विस प्रोवाइडर को एक नोटिस भेजेगा। 15 दिन के अंदर उसने एक नोटिस भेजना है और वो नोटिस जो है वो टिपिकल लीगल लैंग्वेज, उसके लिए कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आसानी से, जिस तरह हम किसी को व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या किसी के साथ क्रॉस पेंडिंग करते हैं कि तुमने जो मुझे चीज़ दी है, उसकी जो सर्विस थी वो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट दी है वो डिफेक्टिव है, तो आप उसे नोटिस भेजेंगे। और नोटिस भेजने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब आप ख़रीदारी करते हैं तो आपने उसकी रसीद ज़रूर लेनी है, ओरिजिनल रसीद उसके साथ लगानी है। और फिर कल कला अगर वो नोटिस पे रिप्लाई नहीं करता या आपकी 5,000 की 10,000 की चीज़ है और वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे कि वही लीगल नोटिस को डैट विल बी टर्न्ड इनटू कंप्लेन, उसी को आप सादा अल्फाज के अंदर उस दुकानदार का नाम लिखेंगे, उसकी दुकान की स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, जो प्रोडक्ट ली वो लिखेंगे, अपना ID कार्ड अटैच करेंगे, एफिडेविट अटैच करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो जो आपने लीगल नोटिस भेजा और बिल की रसीद है वो अटैच करेंगे। जब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं और कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी शॉपकीपर जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन की है, चीटिंग की है, डिसीव किया आपको, तो वो सबसे पहले ही वुड बी ऑन द लास्ट लाइन, चूँकि वो जब आएगा तो उसको अदालत में वकील करके वकील की सर्विसेज लेके आना पड़ेगा। तो अगर इसकी लिमिट क्या होती है वकास साहब? मतलब
कितनी, कोई 5,000 की अगर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी? 1 रुपए 500 की चीज़ है अगर तो भी 1 कार्रवाई रुपए हो की जाएगी? भी चीज़ लेता है, अगर आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, किसी दुकान से या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से कोई सर्विस लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, अगर वो डिफेक्टिव निकल आती है, चाहे वो 1 रुपए की भी चीज़ है, तो उसके ऊपर भी फ़ाइन किया और कोर्ट की इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें और 2-3 जजमेंट जो हैं बड़ी मारूफ हैं पाकिस्तान के हवाले से भी। मुल्तान की कंज्यूमर कोर्ट थी, रिसेंट टाइम्स के अंदर 2023 के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, एक खातून, और उसने जो है वो एक एयरलाइन के ऊपर जो है वो केस फाइल किया कि मुझे जो वहाँ पे प्रॉपर खाना सर्व नहीं किया गया। और जो मुल्तान की कंज्यूमर कोर्ट है 2023 की, उसकी जजमेंट थी जिसमें 5.5 मिलियन फ़ाइन किया गया है पाकिस्तान एयरलाइन को। सेकेंडली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, एक मैं इंडियन के कंज्यूमर कोर्ट की जजमेंट को रेफ़र करना चाहूँगा। 2018 के अंदर इंडियन कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एक बड़ा मरूफ केस फाइल किया गया, जिसको 2021 तक जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, और सितंबर 2021 के अंदर वो केस के अंदर वो एक मॉडल था, उसने कहा कि मैं एक ब्यूटी सैलून में गया और वहाँ पे मैं उनकी सर्विसेज लेना चाहता था। उन्होंने जो मैंने उनको डिज़ाइन बताया बालों का, मेरे मुताबिक कटिंग नहीं की, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा, और 2 करोड़ रुपया जो है अदालत ने उस पर हर्जाना किया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे इसको लोगों वसूल को हुआ? अवेयरनेस नहीं, हमारे लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस नहीं। इस केस के बारे में बताएं, इसको वसूल हुआ? बिल्कुल वसूल हुआ। अगर कोई भी जुर्माना, कोई भी सज़ा जिसे कोर्ट प्रनाउंस करती है, अवार्ड करती है, अगर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती तो कोर्ट के पास इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ कोर्ट, के कोर्ट उस शख्स को 3 साल के लिए जेल में भेज सकती है। सर मेरे तो रोज़ सुबह शाम को बुरे अजीब बाल काट देता है, पिंगा चिंगा मुंह का मेकअप कर देता है, तो मुझे तो ये कंज्यूमर कोर्ट के पास जाना चाहिए। ये इस हवाले से भी 2020 की जजमेंट्स हैं, हमारे सियालकोट के अंदर की जजमेंट्स हैं, गुजरांवाले कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट्स की जजमेंट है कि ब्यूटी सैलून पे खातून गई और वो दुल्हन बनी, और उसने कहा कि मेरा जो मेकअप था वो सारा ख़राब कर दिया गया और मेरा इंप्रेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया मैं जब दुल्हन बनी। तो उसने केस फाइल किया और उसके ऊपर कोर्ट ने कंपनसेशन दी। आपने ये चीज़ को कोर्ट ऑफ लॉ में इन द लाइट ऑफ एविडेंस प्रूव करना है कि जो आपने सर्विस दी है वो डिफेक्टिव दी है। और पाकिस्तान के जो मरूफ एक्टर्स है 3-4, मैं उनके केसेस में खुद इन पर्सन पेश होता रहा हूँ। हुमायूं भाई का केस था, उनके मिसेस का केस था, उनमें बतौर वकील पेश होता रहा। तो उसमें जी उनका केस था इस्लामाबाद में किसी निजी होटल के अंदर उन्होंने जो है वो सकूनत तैयार की, तो वो बाहर आ रही थी उनकी मिसेस के साथ, तो वहाँ पे वो जो है वो फ्लोर के ऊपर जो है पानी पड़ा था, जिसकी वजह से वो स्लिप हो गई। तो अल्टीमेटली उनकी जो सर्विस थी वो डिफेक्टिव थी और उनकी हथून को फ्रैक्चर भी हुआ, जो हमारी भाभी हैं समीना, तो उनकी वजह से फिर और अदालत ने फिर उस पर कंपनसेशन दी। अदालत ने कंपनसेशन दी और निजी होटल ने फिर उस पर माफ़ी भी मांगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसी कोई भी सर्विस दें जो डिफेक्टिव है, आप ऐसी कोई भी प्रोडक्ट भेजें जो डिफेक्टिव है या फॉल्टी है, तो कंज्यूमर का ये राइट है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोगों को मुझे ये बात आपने बतानी पड़ेगी, हुमायूं सईद ने तो आपको अपना लॉयर रखा था, आपने कितनी फीस ली थी उनसे? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, और मैंने फ्री ऑफ कास्ट उनको केस किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ में जितने भी हमारे एंकर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, हमने कभी उनसे नहीं चार्ज किया, चूँकि ये हमारे कोलीग्स हैं। और जब भी जो है इनको किसी भी कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से, साइबर के हवाले से किसी किस्म की परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो हमारी सर्विसेज हमेशा मेरे बहुत पैसे अटके हुए हैं, अगर मुझे मिल जाए तो मैं मेरे ख्याल से बहुत ही अमीर औरत हो जाऊँ। इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका केस पुराना है, आपको 30 डेज़ के अंदर अपना जो भी काज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, जो भी आपने सर्विस ली, अगर वो डिफेक्टिव है या फॉल्टी है, तो 30 डेज़ के अंदर यू हैव टू अप्रोच टू द कंज्यूमर कोर्ट। अगर 30 डेज़ के बाद आप जाएंगे तो 2023 की जजमेंट है, SCMR मंसूर अली शाह साहब ने जजमेंट दी थी कि 30 डेज के अंदर ये कंज्यूमर को कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच करना पड़ेगा। ये सुन लें कि 30 दिन के अंदर अंदर कंज्यूमर कोर्ट पे अगर आप शिकायत दर्ज कराते हैं, केस करते हैं, तो फिर अच्छा मुझे बताएं, क्या अगर आम बंदा ऐसे कंज्यूमर कोर्ट पे अपनी कंप्लेन लेके जाता है अपने इसके लिए, इंसाफ के लिए, तो क्या उसको लॉयर की ज़रूरत है? उसे बिल्कुल वकील की ज़रूरत नहीं क्या है। ये सबसे पहले वो मैंने जिस तरह शुरू में ही आपकी चीज़ गोशगुजार की कि उसे सबसे पहले जो है जिस तरह एक आप प्लेन पेपर लेके उसके ऊपर अपना को मुद्दा लिखते हैं, केस लिखते हैं, बात लिखते हैं, उसमें आपने सिंपली उस दुकानदार का एड्रेस लिखना है, उसको मुहातिब करना है। नोटिस, हाँ नोटिस, उसे बोलते हैं लीगल नोटिस इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। आपने लीगल नोटिस सर्व करना है और ये कंज्यूमर कोर्ट की और कानून की रिक्वायरमेंट है कि आपने लीगल नोटिस सर्व करना है 15 दिन का, और 15 दिन के अंदर अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता देन यू हैव टू अप्रोच
उस कंज्यूमर कोर्ट उसी लीगल नोटिस को आपने कंप्लेंट में जो है वो कन्वर्ट करना है, और उसमें कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक वो पेपर जो लीगल नोटिस है, एक आपने वो रसीद इसके साथ लगानी है जो आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, चाहे वो 2000 की है 2 लाख रुपए की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने अपना ID कार्ड और एफिडेविट साथ लगा कर कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है और कोर्ट को ये बताना है कि मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने ये सर्विस ली, मैंने चीज़ ली। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है इसमें फ़िज़ा, हम देखते हैं कि अक्सर दुकानदार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ रिटर्न पॉलिसी नहीं है। हमारा कंज्यूमर का जो लॉ है सेक्शन 18, 19 और 20 जो है इस चीज़ पे ऊपर एक दुकानदार के ऊपर या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पे ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी पोजीशन इंपोज करते हैं कि आपने अपनी प्राइसेस अवेजा करनी है। और सेकेंडली एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि जो भी कस्टमर जो भी चीज़ लेता है अगर वो डिफेक्टिव है, अगर वो फॉल्टी है, तो आपने रिटर्न करनी ही करनी है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं रिटर्न नहीं करूँगा तो सेक्शन 22 में रेमेडी भी दी दुकानों गई। में तो पहले लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर आप पैसे वापस नहीं ले सकते, या अगर आपने वापस करना भी है तो कोई चीज़ वहाँ से ले लें। डिप्टी कमिश्नर को सेक्शन 22 के तहत इसी कंज्यूमर लॉ के तहत आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि फ़लाँ दुकानदार जो है वो रिफंड पॉलिसी नहीं रखता और उसने इस तरह की शराइत लगाई हैं विच इज़ गोइंग टू बी इन द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर लॉ, और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो फिर वही बात आ गई कि हमें अपने राइट्स का इदराक नहीं, शऊर नहीं, जानकारी नहीं, और हमें अवेयरनेस ही नहीं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से राइट्स हैं। इस वजह से लोग हमारे राइट्स को कुचलते हैं, डिस्पर्ज करते हैं, डैमेज करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, और हमारे पास काफ़ी अफसोस मलने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आपके प्रोग्राम से तवज्जो ज़रूर बताऊंगा कि जब भी लगे कि ये सर्विस फॉल्टी है, ये चीज़ फॉल्टी है, डिफेक्टिव है, तो 30 दिन के अंदर आपने कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करना है। सबसे पहले लीगल नोटिस देना है और लीगल नोटिस के अगले 15 दिन के अंदर आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करें। मैंने ये चीज़ आपके गोशगुजार की कि कंज्यूमर के कानून के प्रेम्बल के अंदर, दिबाचे के अंदर जो तमहीद है उसमें ये लिखा है कंज्यूमर इज़ किंग एंड कंज्यूमर इज़ ऑलवेज राइट, कि हमारा जो कानून है वो तहफ़्फ़ुज़ किसको देता है, वो कंज्यूमर को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो कंज्यूमर को तहफ़्फ़ुज़ तब देगा जब कंज्यूमर कोर्ट में आप जाकर उससे रजू करेंगे। और सियालकोट की कंज्यूमर कोर्ट की मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, वहाँ पर जो ज़ेर इल्तवा केसेस 50 से कम है, और लाहौर की जो कंज्यूमर कोर्ट है शायद यहाँ पे भी कुछ दर्जनों केसेस हों। लोगों को अवेयरनेस नहीं, और लोग शायद इसलिए डरते हैं कि अगर मेरी 10,000 की चीज़ है, 20,000 की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, अगर मैं जाके कोर्ट में कंप्लेन करूँ तो मुझे 1 लाख रुपए का वकील करना पड़े। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा बहुत ज़्यादा वक्त का ज़या हो, 6 महीने का टाइम इसके अंदर रख दिया गया है। कंज्यूमर लॉ के अंदर कोर्ट बाउंड है कि 6 महीने के अंदर इसका असेंबली ट्रायल करे और कंज्यूमर को रिलीफ दे। हमारी अपनी सिटी के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर जो लोग गाड़ियों की डिलीवरी लेट करते हैं, हमने गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी गाड़ीज़, कंपनीज़ ने बहुत सारी डिफरेंट किस्म की गाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 3 महीने की कमिटमेंट की और 6-6 महीने बाद गाड़ियाँ दी। उनके ऊपर कोर्ट्स की बाकायदा तौर पे जजमेंट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की, और लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी एक केस में वकील था, 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना किया गया कि आपने एक शख्स को 3 महीने में डिलीवरी करनी थी, उसके घर में शादी का प्रोग्राम था, आपने 6 महीने बाद डिलीवरी की, जबकि उस वक्त उसका गाड़ी लेने का मकसद ही फौत हो चुका था। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। मुझे बताइएगा, अब केस अगर दायर हो गया है तो जो अब जिसने शिकायत दर्ज की है तो उसको कब तक रिजल्ट, फैसला, इंसाफ मिल जाएगा? क्या ये बहुत तवील अरसे तक चलता है या फिर बहुत जल्दी कुछ डेज हैं जिसके अंदर ही रिजल्ट उनके सामने आ ये जाता है? कंज्यूमर कोर्ट की और कंज्यूमर के कानून की सबसे जो खूबसूरत बात ये है कि इसके अंदर समरी प्रोसीजर दिया गया है। समरी प्रोसीजर मीन फ्रोशियसली, फास्टली और स्पीडीली सारी चीज़ें कर दी गई हैं, और इसके अंदर जो टाइम स्पैन दिया गया है वो 6 महीने का है। 6 महीने का आइदर बाय टूथ एंड नेल कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि इस केस के अंदर से क्या इसका समर निकलेगा या क्या नतीजा निकलेगा। तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर के कानून के अंदर एक कंज्यूमर जो कोर्ट में जाके शिकायत दहिंदा बनेगा, उसको किसी भी परेशानी की, दिक्कत की ज़रूरत नहीं कि मेरा जो केस जो है वो किस्सा परीना बन जाएगा या मैं केस भुगते भुगते खुद किसी अखबार की सुर्खी में किस्सा परीना बन जाऊँगा, बल्कि उसको 6 महीने के अंदर के जो रिलीफ मिलेगा। जिस तरह मैंने कहा कि आटे में नमक के बराबर केसेज हैं जो लाहौर की अदालतों के अंदर, सियालकोट या गुजरांवाला की कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, तो यहाँ पर 3-4 केसेज हैं डेली बेसिस पर। जजेज इंतजार कर रहे हैं कि कंज्यूमर मेरे पास आए कंप्लेंट लेके, और कंज्यूमर को उस चीज़ का शऊर ही नहीं कि उसके राइट्स की वायलेशन कर दी गई। तो 6 महीने से पहले भी जो है एक्सपीडिशियसली, फास्टली, फ्रोशियसली चीज़ों को लेके जाया जाता है। 3-3 महीने में कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जो है वो रिलीफ दे दिया जाता है। वकास साहब, ऐसे भी तो होता होगा कि कुछ तंग करने के लिए भी चीज़ सही होती हो, ऑथेंटिक होती हो, मगर उसके बावजूद जो है ना वापस करने चले जाते हो, शिकायत दर्ज करा दें, फिर कैसे पता चलेगा इसकी ऑथेंटिकेशंस का कि ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? कानून जब भी बनाया जाता है तो बोनाफाइड इंटेंशन के साथ बनाया जाता है, नेक नीति के साथ बनाया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इसका मिसयूज़ किया जाता है। ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस कानून के आड़े या इस कानून के पसे पर्दा बहुत से लोग अपने मज़मूम मकासद की तकमील और तश्कील के लिए भी कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं। जैसा आपने कहा, उन्होंने अपना ये तुरह इम्तियाज़ या वतीरा बना रखा है कि अगर आपने कोई चीज़ ली और दुकानदार को आप हरासमेंट करने के लिए
या यूँ से हरासा करने की, आप ये कहते हैं कि मुझे ये रिटर्न करनी चाहिए, अगर आप मुझे रिटर्न नहीं करते तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँगा और कंज्यूमर कोर्ट फिर आपके खिलाफ कमर कस लेगा और अल्टीमेटली आपको ये डैमेजेस भी देने पड़ेंगे, चीज़ को रिटर्न करना पड़ेगा और उसके बाद अगर मैंने वकील किया तो वकील की भी फीस। अगर आप वकील करते हैं तो कंज्यूमर कोर्ट पे भी ये बाइंडिंग का ऑब्लिगेटरी है कि जो आपने लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड किए हैं उस केस के अंदर कंज्यूमर कोर्ट आपको वो केस के डैमेजेस भी देता है। लिहाजा एक बड़ा खूबसूरत कानून है, लेकिन फिर वो बात है कि देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक शो। हमारे यहाँ जितने भी कवानीन बनाए जाते हैं, बनाए तो नेक नियति के साथ जाते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में वो मुकातबा फ़िक्र भी मौजूद है कि जो उनको मिस यूज़ करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर इस तरह किया जाता है तो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर वो एविडेंस भी देखते हैं, चीज़ की जो फॉल्ट है वो भी उसकी भी असेसमेंट की जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम फिज़ा मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जब एक दुकानदार को, शॉपकीपर को या ब्रांड वाले को बुलाया जाता है तो वो इस शर्म से ही मार जाता है कि शायद मेरे प्रोडक्ट के अंदर कोई फॉल्ट नहीं करा है और कल कला ये केस डिसाइड होगा किसी न्यूज़ चैनल की जीनत बना, इसी अखबार की जीनत बना, तो मेरे पल्ले कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, अब इसी सिचुएशन को देखते हुए अगर कंज्यूमर कोर्ट की हम बात करें कि जो आया है बंदा जिसने चीज़ ख़रीदी है और उसको चीज़ सही नहीं लग रही है, ठीक है, और उसने शिकायत दर्ज करा दी। अब यहाँ पर अगर दुकानदार ये कह देता है कि मैंने चीज़ें सही दी हैं और मैंने कोई ऐसा घपला नहीं किया, ना मैंने फ्रॉड किया है, तो अब वो अगर अपनी जगह पे भी ठीक है तो क्या वो भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है या उसके लिए कोई और तरीका उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, उसका जवाब दावा देना पड़ेगा उस कंप्लेंट का, उसी केस के अंदर आके उसमें बताना पड़ेगा कि जो मेरी प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी, इसकी जो क्राइटेरिया मैंने इनशिएट या न्यूमरेट किया था उसी के मुताबिक है, और फिर वो कोर्ट उसके ऊपर एक असेसमेंट बोर्ड बिठा देती है। वो फिर एक लेंथी प्रोसीजर चला जाता है। लेकिन मैंने अपनी जो गुज़िश्ता 7-8 साल की कंज्यूमर की प्रैक्टिस है उसके अंदर ये चीज़ें देखी हैं कि कंज्यूमर जब भी कोर्ट के अंदर आया उसे कोर्ट ने रिलीफ ज़रूर दिया, और कोई भी शख्स जो है इक्का दुक्का, देखें आटे में नमक के बराबर लोग इस तरह के हमारी सोसाइटी में मिलते हैं जो कवानीन को एक्सप्लॉइट करते हैं, इस तरह के कवानीन को, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वही लोग कंज्यूमर कोर्ट में आते हैं कि जिनका कोई जूता टूट गया, जिनका मेकअप गलत कर दिया गया, जिनके बाल काट दिए, ऑनलाइन शॉपिंग गलत होगी। अच्छा, साथ मुझे ये भी ऐड करके बताइएगा, अब कंज्यूमर कोर्ट की फैसला जो है वो ये है कि भाई ये जो दुकानदार था ये अब फ़ाइन पे करेगा, ये चीज़ रिटर्न करेगा और उसको इतना फ़ाइन जुर्माना जो है लग चुका है, मगर वो ये कहता है मैं नहीं मानता, जो सेलर है वो कहता है मैं नहीं मानता इसको, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने अपनी चीज़ ठीक दी थी तो आई डोंट एग्री। अब उस पर क्या है? देखिए उस पर असेसमेंट बोर्ड बनेगा, बोर्ड पुलिस पकड़ के लेके जाएगी उसको? पुलिस नहीं पकड़ के लेके जाएगी, ये एक सिविल सॉर्ट ऑफ एक रेमेडी है कि आप दुकानदार को हरासा ना करें कि अगर कोई किसी के खिलाफ कंप्लेन करता है तो पुलिस पकड़ के उसे 2 जूते लगाए और पकड़ के। ये फैसले के बाद की बात हो रही है कि फैसला कंज्यूमर कोर्ट से आ गया कि इसके ऊपर फाइन लगेगा, मगर वो मानने को तैयार नहीं है, उसके बाद बिहाफ पे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। और उसके बाद जब एक फैसले की एग्जीक्यूशन की अमलदारी की बात है कि अगर वो हाई कोर्ट तक अप्रोच नहीं करता, अगर हाई कोर्ट आएगा तो अल्टीमेटली 2-3 लाख का वकील करेगा। अगर वो किसी भी पंजाब की नेटिव सिटी से है या डिस्ट्रिक्ट से है, किसी भी लोकेलिटी से है, लाहौर के अलावा, तो उसे 1 लाख रुपए का वकील करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली अगर उस पर 50,000 का या 1 लाख का फाइन है और वो चीज़ दोबारा से रिफंड करेगा या उसकी रेमेडी देगा तो अल्टीमेटली तमाम जितने भी लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ जजमेंट आती है, जजमेंट डेटर हैं, वो उसकी कंपनसेशन करता है। अगर नहीं करेंगे तो आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, कंज्यूमर कोर्ट उसे 6 महीने से 3 साल की सज़ा दे सकता है और कि इसे जाएँ और इसे जेल की काल कोठरी की 2 दिन हवाले दिलाएं, ताकि इसे भी होश आए कि आपने एक कंज्यूमर का जो राइट था वो कैसे वायलेट किया। थैंक यू सो मच वकास, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और बहुत जल्दी एक सांस में इतना एलैबोरेट किया कि मुझे लगता है जो चीज़ें मुझे एक 2-3 शो करके पूछनी थी वो आपने एक शो में हमें सारे ऐसे करके समझा दिए। मगर ये क्या है, ग्रेट चिट चैट विद यू, और आपके साथ साथ हमें ये गाइडेंस भी मिलती थी कि किस तरीके से हम कंज्यूमर कोर्ट जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, साथ साथ एक और 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगी कि जैसे अगर आप अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास लेके गए और मैकेनिक ने आपकी गाड़ी मज़ीद ख़राब कर दी और काम ठीक नहीं किया तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो मामला हैं जो रोज़मर्रा के और आपको समझ नहीं आते कि आपने क्या किया है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी जगह से कोई महंगी चीज़ ख़रीद ली और दूसरी आप पास की दुकान में गए और वही चीज़ आपने देखी वहाँ पर कम पैसों में पड़ी हुई, रेट में फ़र्क हुआ, तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। डॉक्टर अगर ऑपरेट सही ना करे तो फिर उसकी भी शिकायत कर सकते हैं कि उसकी दवाई से आपको फ़ायदा हासिल नहीं है, उल्टा आपको मज़ीद खांसियाँ लग गई हैं। इस तरह से आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और बड़ा सख्त इसके ऊपर कानून है और ये कंज्यूमर कोर्ट जो है इसका बड़ा अच्छा फ़ैसला है। इसके लिए कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, इससे फ़ायदा आप हासिल उठा सकते हैं। इसलिए वकास साहब को हमने बुलाया था ताकि आपको बता सकें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अब हम कहानियों के ऊपर बात करेंगे। मेरी कहानी, आपकी कहानी, लोगों की कहानी,
घर घर की कहानी, मतलब ड्रामा निगारी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें पड़ोस ममालिक में फ़िल्मों का एक ट्रेंड है, वहाँ पर जो फ़िल्में बनती हैं, स्पेशली जैसे इंडियन फिल्म्स की मैं बात करूँ, तो उधर हर घर में एक हीरो पैदा होता है, हर घर में एक शाहरुख खान पैदा होता है, हर घर में एक अमिताभ बच्चन होता है, उसकी अपनी एक कहानी होती है, वो अपनी कहानी को रिलेट करता है उस फिल्म के साथ, उस ट्रैक के साथ, वो जो उस फिल्म का ट्रैक होता है, ठीक है। कोई विलन होता है, कोई हीरो होता है, कोई वो बंदा होता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा होता है, कोई ऐसा मुस्लिम होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है ना डिज़ाइन करके कोई ना कोई अपनी स्टोरी लाइन के साथ उसको मैच कर लेता है। हमारे पास ड्रामा निगारी जो है वो बहुत आला दर्जे पे होती है, उसका एक एक पहलू जो है वो बड़ा रियलिटी बेस होता है, और उसमें हम लोग बैंग्स यूज़ नहीं करते, हम हर चीज़ जो है हकीकत से, हकीकत के करीब लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर हम बात करें शुरू से, जब मैं छोटी थी, फिर मेरी अम्मी छोटी थी, उस टाइम से भी जो ड्रामा निगारी है जो हम देखते आ रहे हैं पीटीवी के दौर से, पीटीवी होम के दौर से, वो इतनी खूबसूरत है। चाहे अगर मैं बात करूं आंगन टेढ़ा की, ठीक है, और मैं अंधेरा उजाला की बात करूं, मैं चांद गिरहन की बात करूं, ठीक है, मैं दश्त की बात करूं, मैं कशकोल की बात करूं, मैं मेहंदी ड्रामे की बात करूं, सारे ड्रामे, जितने भी ड्रामे जो हम लोगों ने देखे हैं और हम जिनको आइडलाइज़ करते आ रहे हैं, तो वो सारे ड्रामे हकीकत के करीब थे। तो आज जिनको मैंने यहाँ पे मधु किया है वो आपको बताएंगी कि हाँ, ये जो ड्रामा निगारी होती है जब ये कर रही होती हैं, तो ये क्या ऐसी चीज़ें देखती हैं जिससे हमारे माशी हालात या हमारे जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है, लोगों की ज़िंदगियां हैं, उससे कैसे मुतासर होकर उसको लिखती हैं, और लोग इन ड्रामों से किस तरह से मुतासर होते हैं और अपनी लाइफस्टाइल और अपनी ज़िंदगियों में उसको लेके आते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है मिसबा नौशीन, किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, बड़े फेमस ड्रामाज इन्होंने लिखे हैं, जैसे मेहरपोश है, इश्क तमाशा है, ठीक है, और दासी है, कभी सोचा ना था, और एक वो और था ना आपका चांदनी बेगम भी था आपका। माशाल्लाह बड़े सारे नाम हैं, मैं अभी लिस्ट और भी है, मगर मैंने कुछ चंद जो नाम है जो आपके कुछ फेवरेट हैं उनका मैंने जिक्र किया यहाँ पे। कैसी है मिसबा? मैं बिल्कुल ठीक। फिजा आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर कमिंग। या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। तो आज हम बड़ा अच्छा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम ये ड्रामा निगारी के बारे में बात करेंगे। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इतने जो रियल ट्रैक्स आप लोग लिख रहे होते हैं, कलम बंद कर रहे होते हैं, उस वक्त दिमाग में क्या सोच होती है? क्या हर के घर में जाके मेल मिलाप करके लोगों से जान पहचान बढ़ा के, या फिर पड़ोसनों के घर में दोस्तियां करके उनके घर के हालात जानने के बाद पता चलता है? ये किस तरीके से आप कैच करती हैं कि ये सिचुएशन जो है इसको मैंने रियल लाइफ को लिखना है, या फिर सिर्फ ये जहनी कोई सोच है आपकी जो आप इमेजिनरी सोच को अपने कलम बंद करती हैं? देखिए फ़िज़ा, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि जो लिखना है ना वो कुदरती सलाहियत है। अगर आप में ये सलाहियत अल्लाह की तरफ से नहीं है ना तो आप अच्छे राइटर बन ही नहीं सकते। ये सोच मुझे लगता है कि ये अल्लाह पाक ने बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा दे रखा है हम राइटर्स को ना। जिस तरह हम सोचते हैं या दुनिया को देखते हैं उस तरह मेरे ख़्याल में आम इंसान देख नहीं सकते। और ये देखने के लिए कि मतलब दुनिया में क्या हो रहा है या मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हमें किसी के घर झांकने की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ें वो भी नज़र आ रही होती हैं जो मुझे लगता है आम इंसान नहीं देख रहा होता। मगर ये सोशल मीडिया का दौर तो अब आया है, इससे पहले तो ऐसे कुछ नहीं था, बस कुछ टाइम पहले ये इसने बूम पकड़ा है। तो हम ये किस तरह से कह सकते हैं कि हमको ये चीज़ें दिख जाती हैं, माशी हालात दिख जाते हैं? पहले तो नहीं दिखते थे। लेकिन देखिए मगर ड्रामा तो पहले से अच्छा लिखा जा रहा है। ड्रामा पहले से अच्छा लिखा जा रहा है, लेकिन टीवी, अखबारात और ये सारी चीज़ें पहले से थी। सोशल मीडिया अब आया है ना, लेकिन अखबार बीनी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, कुतब बीनी का बहुत ज़्यादा शौक़ था लोगों में। देखिए मसाइल तो शुरू से आ रहे हैं ना, तो फिर ये वही बात मैंने की ना कि एक राइटर के पास ही वो अल्लाह ने ही, ये अल्लाह की, तब मैं कहती हूँ कि कोई इतना खूबसूरत अल्लाह पाक की ये क्रिएशन है, जो भी राइटर्स हैं या शायर हजरात हैं, कि वो नब्ज़ पे हाथ रख लेते हैं, वो अवाम हकीम होते हैं, अवाम की दुखती आप कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब वो इतनी खूबसूरती से जो है ना, मैं कहती हूँ कि सब राइटर्स जो है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी, कि वो मतलब उस तकलीफ़ को जो आम वो डिस्क्राइब नहीं ना कर पाते, वो उनको अल्फाज का वो दे देते हैं, नाम दे देते हैं, वो उन लफ्ज़ों में बयान कर देते हैं। तो अब तो सोशल मीडिया की वजह से मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं रहती, लेकिन पहले भी ज़ाहिर चेंज बहुत ज़्यादा आया है। अब तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं, या ट्रेंड चेंज हो गए हैं, राइटिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा ड्रामा पहले भी अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है।
पहले ज़रा मतलब अदबी मौज़ूआत पे बात होती थी बहुत ज़्यादा, वो नई उन चीज़ों पे हो रही होती थी, लेकिन आज तो हम टैबूज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा जो है, अगर हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है तो हमारे पास ये है कि राइटर्स भी अच्छे हैं, तो हमें ये है कि हमें थोड़ी सी ये मिल गई है लिबर्टी कि हम अच्छा जो है वो हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। तो रही बात यही कि बस पता नहीं कैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक कहानी आपके दिमाग में आ जाती है खुद ही, कोई एक लफ्ज़, कोई एक डायलॉग, पूरी कहानी आपके आ जाती है। लेकिन फिर बात वही है कि देखिए किरदार तो जो है ना वो इसी मुआशरे से ही हम लोग उठाते हैं, हम भी इसी मुआशरे में सांस लेने वाले लोग हैं, हम पे भी चीज़ें असरअंदाज किसी होती हैं। एक लाइफस्टाइल, किसी एक कैरेक्टर का ट्रैक जो है वो कोई उसकी ऊपर की स्टोरी लिखते लिखते बाकी कैरेक्टर्स को आप ऐड करती हैं जब कलम बंद करी होती हैं? देखिए बाकायदा पहले ये होती है कि कहानी बनाई जाती है, जैसे एक ख़ानदान है उसकी कहानी लिखी जाती है, कैरेक्टर्स बनाए एक कैरेक्टर्स पहले सबसे पहले कैरेक्टर्स स्केचिंग ही होती है, हीरो कौन सा होगा, हीरोइन कौन सी होगी। पहले तो ये देखना पड़ता है ना कि कहानी हम किसकी लिख रहे हैं, मेल ओरिएंटेड है, फीमेल की हम लिख रहे हैं। मोस्टली जिस तरह आपने देखा होगा कि कुछ चैनल्स बिल्कुल कहानी ख़वातीन की, मतलब रोना धोना ये वो कुछ उस तरह का वो लेते People love it. बहुत। हाँ, फिर हम उस चीज़ को वो लेते हैं कि अच्छा हमने क्या औरत की कहानी उठानी है या मर्द को दिखाना है। तो खैर हम तो अब तो ये है कि औरत मर्द दोनों की ही वो लिखी जा रही है, लेकिन ये है कि हम वो एक कहानी फिर उसके बाद देखें, अब वो कोई आसमान से तो नहीं गिरा, डेफिनेटली उसकी माँ भी होगी, बहन भी होगी, फिर उन लोगों की भी ज़िंदगी होगी। तो फिर इस तरह से ना एक पहले वन लाइनर बनता है, उसके बाद जो है वो पूरी कहानी जब बनाई जाती है, पूरा कैरेक्टर स्केच होता है, उसके बाद कहानी होती है, फिर ड्रामा, फिर उसमें टर्न्स एंड ट्विस्ट डाले जाते हैं, बाकायदा एक कंप्लीट पैकेज 12 मसालों की आप कह लें चार्ट बनाई जाती है, और उसके बाद फिर वो चैनल को पिच की जाती है। आपका उस्ताद कौन है? उस्ताद मैं देखें, मैंने सबसे पहले तो नावल राइटिंग शुरू की थी, उसके बाद मैंने 2015-16 में मुझे मौका मिला था, तो मैंने जियो में वहाँ मुझे मौका मिला था अपनी स्क्रिप्ट के लिए। तो वहाँ मेरे एक वो थे, बाबर जावेद के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, वो उस पर तो सैयद आतिफ़ अली थे, किफ़ायतुद्दीन सैयद आतिफ़ अली साहब थे, वो एक फ़िल्म डायरेक्टर भी हैं, और उनसे फिर मुझे सीखने का मौका मिला था। उसके बाद एक सीरियल मैंने उनके साथ किया था। उसके बाद फिर आपको पता है हमारे यहाँ कोई ऐसा स्क्रिप्ट या फ़िल्म या इस तरह का सिखाने के लिए कोई इदारा तो है नहीं, तो हम तो वही बात है ना कि समंदर में उतरते हैं तो ख़ुद ही तैरना सीख जाते हैं, हमारा तो वो वाला हिसाब है। फिर उसके बाद जैसे जैसे और चैनल्स पे काम किया, फिर सायरा ग़ुलाम नबी हमारी बहुत एक बड़ा नाम है हमारी मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग में अगर दिखाया जाए, कंटेंट डिपार्टमेंट का बहुत सीनियर हैं वो, तो उन्होंने मुझे लिखना सिखाया। तो बहुत सारी चीज़ें बस इस, और स्टिल मैं कहती हूँ आज तक सीख ही रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है कि वो नॉट एंडिंग ना। माशरे में जो मसाइल हैं जो भी रिसेंट आपको देखने को मिलते हैं, या कोई सोशल मीडिया में ऐसे कोई इश्यूज़ जिस पे आप एक नज़रसानी करती हैं और आपको लगता है कि इसके ऊपर स्क्रिप्ट करनी चाहिए, वो कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं, माशी मसाइल, जिनको आप ड्रामा निगारी में एड्रेस करना ज़रूरी समझती हैं आज के दौर में? बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मुझे पर्सनली डोमेस्टिक वायलेंस बहुत मतलब दिखा भी चुके हैं हम लोग, लेकिन अब तो इतना दिखा दिया ना कि वो चैनल्स की भरमार होगी ना कि अब उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा जो थोड़ा वो हो जाएगा, लेकिन मेरा है कि जो वुमेनाइजर्स होते हैं, वैसे मैंने एक सीरियल किया भी था उनके लिए। इसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छा। बताएं, आधी दुनिया से ज़्यादा देखें किस, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि बात बहुत करते हैं ऐसी बच चीज़ों पे। के वो हमें करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे और भी इश्यूज़ हैं जो ज़रा टैबूज़ में आ जाते हैं, वो हम नहीं कर पाते। जैसे मैं कहती हूँ कि डिसेबल लोग हैं, उनकी लाइफ पे अगर मुझे कुछ लिखने का मौका मिले, लेकिन मुझे बताएं कोई भी जो है वो हीरो लंगड़ा होना पसंद नहीं करेगा, और यहाँ पे हीरोइंस जो हैं वो मेकअप उतारना पसंद नहीं करती, वो कहती हैं ब्लो ड्राई करवा के मैयत वाला सीन करवा दो। अब तो डिजिटल दौर है, अब तो वैसे भी बेस वगैरह का दौर नहीं है, अब तो चेहरे पे इतना मेकअप बल्कि बुरा लगता है, क्योंकि डिजिटल कैमरास तो टू मच मेकअप एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि इंसान बुरा लगता है। तो अब अभी भी ये तो कहाँ नहीं हो रहा होता, मुझे बताएं। अगर आप देखती हैं टीवी ड्रामास तो आप देखिएगा बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही होती है वो इसी बात की हो रही होती है कि किसी की अगर कोई डेथ सीन है कि कोई तो सब ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए सारा कुछ है, लेकिन हीरोइन के बाल ब्लो ड्राई हैं, वो सो के उठ रही है तो ब्लो ड्राई उसका हुआ है कंप्लीट, उसने मेकअप किया हुआ है, तो वो सब लोग यही कहते हैं ना नेचुरल क्यों नहीं आप लोग करते। खैर ये उनका मामला है, मैं तो उसमें वो नहीं करूँगी, लेकिन ये है कि चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो पा रही होती ना।
बहुत सारे मसले मसाइल और भी जब होते हैं आप channels। ड्रामा निगारी में आई जी। तो फिर आपने क्या क्या चेंजेस जो थे वो अपनाए? देखिए, मैं बीइंग अ राइटर जो मैं कर सकती थी ना, मैंने ये देखा कि मुझे वो लिखना है जिससे मेरे कलम से या मेरे लिखे से कोई किसी को कोई वो ना पहुँचे, मतलब कोई ऐसा बुरा मैसेज ना जाए। मैं कोशिश करती हूँ मेरे हर सीरियल में जो है वो कोई ना कोई मैसेज हो। ख़वातीन के लिए बेसिक मेरा जॉनरा जो है वो रोमांस और सोशल इश्यूज़ हैं, तो मैं किसी न किसी सोशल इशू को एड्रेस करते हुए अपनी इखलाकी इक़दार जो है ना, मैं कहती हूँ हमारे सोशल या हमारे जो भी एक नॉर्म्स हैं ना, उन पे मैं फोकस्ड रहती हूँ, उनसे मैं हटती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ चलें कि वैसे ही सही, लेकिन ये चीज़ें ज़िंदा रहनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिन पे मैं बहुत फोकस्ड होती हूँ और उनसे फिर मैं पीछे हटती नहीं हूँ। अच्छा, अब वैसे मेकअप की बात कर रही थी अभी, जो हानिया का फ़हाद मुस्तफ़ा का भी जो ड्रामा है उसमें हानिया ने विदाउट मेकअप भी काम किया है, बल्कि एंड के कुछ मैंने तो देखा जो 2 एपिसोड हैं जहाँ पर बड़ा रोध हो रही है वो, उसमें तो बिल्कुल भी मेकअप नहीं है उसकी, देखिए, बिल्कुल बहुत स्किन कम। इज एवरीथिंग, हर पोर्स, एवरीथिंग इज शोइंग सो मच, सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस इज देयर, इवन फ़हाद एज वेल, मेसी बाल बम फटे हो रहा है तो मुंह पोंछ रहा है, सब तो कुछ ये अच्छा लगा ना कि उन्होंने तो किया ऐसे है। तो मतलब तो आप अब देखें ना, काम हिना हो दिल रहा है। वजीर, ऐसे बड़े बड़े नाम है, काम दुष्यंत हो रहा है, सारी, जी। मैंने काफ़ी ऐसे काम देखे हैं। मैंने उर्वा को देखा है विदाउट मेकअप, वो तो शादी पे उसने अपना मेकअप नहीं किया, टेंट से मेकअप करके निकल गई। नहीं, तो ये है कुछ हैं जो लड़कियां बिल्कुल बहुत, करती मैं कह रही हैं। हूँ, नहीं, अब groomed लड़कियां हैं। हैं, कुछ हैं जो बहुत अच्छा भी वो कर रही हैं, मैंने सबका नाम नहीं लिया, लेकिन ये है कि मोस्टली मगर बड़े नाम जितने हैं ना, मैं आपको बताऊं, अभी जितनी भी लड़कियां जो कामयाब है ना, दे नॉट डूइंग मेकअप्स, they might using tints जो थोड़ी सी कैमरे की रिक्वायरमेंट है, बट दे आर नॉट डूइंग मेकअप। हाँ, ये इंडियन ट्रेंड्स है, दे यूज मेकअप, बट इन पाकिस्तान नहीं, इंडियंस की तो खैर क्या ही बात है कि वो एक ब्रेक के बाद इस पे मजीद बात करते हैं। We'll take a break. वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा जी नाज़रीन, आगे चलते हैं। अब ये बताइएगा कि अब जो ट्रेंड आ गया है ड्रामा निगारी में, वो क्या ट्रेंड है, क्या देखना पसंद करती है आवाम, क्या चीज़ है ऐसी जो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है स्टोरी में, कहानी में, कैरेक्टर्स में, परफॉर्मेंस में, और क्या स्टोरी लाइन क्या देखती है, कंटेंट क्या देखना चाहती है? रोमांस। रियली? रोमांस ऐसी चीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती। अच्छा। अभी भी अभी रिसेंटली हमारा जो इतना अच्छा जा रहा है, अभी आपने जैसे ब्रेक से पहले कहा भी, हानिया और मुस्तफ़ा जो फ़हाद मुस्तफ़ा का जो उसका है, तो बजट भी मुझे बड़ा कम लगता है, तुम्हें पैसे नहीं लगे? लेकिन आप ये देखें ना, लगे कहानी इतनी है कि 2 मियाँ बीवी की कहानी है, उनके स्ट्रगल की कहानी है, और वो लोग ऐसे पागल हुए पड़े हैं, वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि मतलब उसमें वो बहुत प्योरिटी है ना उसके अंदर। तो देखिए, हैप्पी एंडिंग भी की, मुझे तो ये भी अच्छा लगा। अच्छा, वो अभी मैं वो नहीं देख सकी, लेकिन मैंने ये भी है सोशल कि- मीडिया पे हाँ। देखा भी, वो देख नहीं सकी, मगर मुझे ये बात का चार्म लेकिन उसको अच्छा इतना लगा कि प्यार इट्स मिला, हैप्पी एंडिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, इतना ज़्यादा उसको प्यार मिला। और मेरा खुद भी ये मानना है कि एक हीरो हीरोइन जो स्टार्टिंग से इतनी हर्डल्स फेस कर रहे हैं, ये इतनी कुछ उनको फेस अगर करें ना, तो उनको एंड पे जो है वो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि फिर आवाम आपको माफ नहीं मजे से करती। कहती, मुझे हक करो ना, मुझे गले लगाओ ना, लगाओ ना मुझे गले। वो इतना अच्छा ट्रैक लगा मुझे, बड़ा लेकिन ये हानिया नेचुरल। वैसे भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, और वो हाँ। अच्छी एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं, तो हमारी बड़ी कम जो हैं वो अच्छा, actresses हैं। क्यूट होने के साथ साथ मुझे लगता है परफॉर्मर का सीन में इन्वॉल्व होना वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, good. कैरेक्टर She is के a very अंदर good घुसना performer. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैंने क्योंकि फ़हाद मुस्तफ़ा के साथ बहुत काम किया है, मैंने एक सीरियल भी उसके साथ की हुई है, अच्छा। शीशे का महल, वही जियो में सलीम देसवाली के टाइम पे डायरेक्टर थे उस वक्त, तो उस वक्त ये बिल्कुल नया नया आया था, मैं भी नई आई थी, हमारा शायद ये सेकंड, मेरा मेहंदी के बाद सेकंड प्ले था। इतना अच्छा परफॉर्मर था वो, उस वक्त भी इसी तरह परफॉर्म करता था, और मैं ये कहती थी कि हमारी इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट एक्टर है फ़हाद उसमें मुस्तफ़ा, कोई शक भी नहीं और है। अभी तक मैं ये सोच रही होती थी कि गेम शो में पॉपुलर है, बाकी चीज़ों में पॉपुलर है, मगर फ़हाद मुस्तफ़ा को एज एन एक्टर वो चार्म, वो चीज़ें, वो ग्राफ नहीं मिला जो लोगों के सामने उसकी अपीयरेंस का आना चाहिए था। लेकिन वो He फिर was- ये और है, आपको हाँ। पता है, मैं क्योंकि मेहंदी ड्रामा करके आई थी, तो मेरा स्क्रीन टेस्ट नहीं था और फ़हाद का स्क्रीन टेस्ट था, तो मुझे कहा गया था कि आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। ये स्क्रीन टेस्ट दे रहे थे फ़हाद, और मुझे कहा था कि मेरे साथ इसका स्क्रीन टेस्ट होगा। तो मैं ये कह रही थी कि मेरा स्क्रीन टेस्ट क्यों नहीं होगा, मैंने भी उनके साथ डायलॉग बोलने हैं, मुझे आप स्क्रिप्ट दें। अच्छा। तो कहते नहीं नहीं, आप सिलेक्टेड, आपका तो ड्रामा ऑन ईयर है, उनका करना है। और मैं उसको परफॉर्म करता देख रही थी, फिर मेरा भी इनके साथ स्क्रीन टेस्ट के लिए जब मैं गई तो मैंने भी लाइंस बोली,
बट ये ऐसे बोल रहे थे, इनकी अपेयरेंस, इनकी एक्टिंग, एंड ही वाज सो वेल। वालिद साहब भी इनका एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा किसी ने ये पीछे बैकग्राउंड नहीं देखा कि फ़हद मुस्तफ़ा के जो वालिद साहब थे वो भी पीटीवी दौर के एक बहुत मंजे हुए बहुत अच्छे एक्टर थे। बहुत अच्छे। तो एक होमवर्क, एक लुक वो अपने घर का खानदान से देखते आ रहे हैं, जीन्स में आ गई ना वो जीन्स चीज़, में, जी जीन्स में ये तो बहुत अब मैटर इस तरह के कैरेक्टर्स, इस तरह के लोगों को हम प्रमोट करना शुरू हो गए हैं, सही हकदार को नाम देना शुरू हो गए। मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी है। लेकिन मुझे फ़िज़ा ऐसा लगता है कि फ़हद फिल्म्स की तरफ चले गए, तो वहाँ एज एन एक्टर उन्होंने अपना हीरो और वो मतलब जो चीज़ें थी ना वो उन्होंने वहाँ पे दिखाई हैं, वो वहाँ पे अगर बड़े हिट थे। पाकिस्तान में बहुत अच्छी फिल्म्स बनने लगे ना तो फहद हो गए, एहसान खान हो गए, ये लोग सारे जो है ना बिल्कुल ऐसा ही उड़ा है, देंगे। मगर उड़ा हमारे देंगे। पास फिल्म का क्राइटेरिया भी इतना बड़ा नहीं, मगर हमारे ड्रामा को लोग बहुत पसंद करते ड्रामा हैं। तो हमारा थैंक्स बहुत टू यू एज वेल, आप लोग लिखते हैं, थैंक यू सो इतना प्यारा कलम बंद करते हैं कि लोग उसको देखते हैं और अपनी जो है ना ज़िंदगियों में शामिल करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको मिल के, आपसे बात करके। आई मुझे भी विश यू बहुत बेस्ट ऑफ अच्छा लक लगा। इन द Thank you फ्यूचर एज वेल, कि आप अच्छे अच्छे ड्रामे जो है हम दिखाएं, ठीक है? इंशाल्लाह। थैंक यू Thank सो you so मच। ओके, तो हम आपसे मिलते हैं कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए कंटेंट के साथ। ठीक है।